निचले स्तरों से आई रिकवरी और उसके बाद हल्की फुल्की मुनाफा वसूली भी। उतार चढ़ाव के बीच झूलते हुए बाजार बचा है। आखिरी 1.5 घंटा कैसी रहेगी बाजार की चाल, क्या करें, कल की तैयारी रहेगा फोकस, इसी पर स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि थोड़ी रिकवरी बाजार में जरूर आई है। अब कैसी रहेगी चाल, ये जानना है जरूरी। तो पहले बताएं सर, इस समय की बड़ी बात है। बड़ी बात ये दीप की बाजार बिल्कुल जैसी स्क्रिप्ट लिखी है वैसे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। उससे पहले निचले स्तरों से शानदार रिकवरी आती दिखी है। 16,150 के आसपास लो बनाने के बाद 250 पॉइंट रिकवर होकर निफ्टी ऊपर 16,400 तक पहुंचा है। फिलहाल 16,300 के आसपास है इस वक्त। निफ्टी बैंक कमजोर है, 325 पॉइंट, 34,250 के आसपास। निचले स्तरों से यहाँ से भी अच्छी रिकवरी बनती हुई दिखी है। तो ये दोनों ही इंडेक्स आपको रिकवरी के बाद फिर से ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी दिखा रहे हैं। एनबीएफसीज में आज खरीदारी होती दिख रही है। बजाज फिनसर्व निचले स्तरों से अच्छा रिकवर करता हुआ दिखा है, लेकिन मेटल, एफएमसीजी, ऑटो और बैंक ये कमज़ोर कड़ी है आज की, यहाँ पर बिकवाली है अभी भी। और डाउ फ्यूचर से कहीं किसी तरह के कोई राहत और रिकवरी के संकेत अभी तक आते नहीं दिख रहे हैं। वहाँ पर माहौल कमजोरी का है और डाउ फ्यूचर से आप देख सकते हैं इस वक्त अभी भी 450 अंक कमज़ोर हैं। तो यहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा, अदरवाइज शायद रिकवरी और शार्प और बेहतर हो सकती थी। बिल्कुल, तो एक रिकवरी शार्प और बेहतर हो सकती थी। पर सुबह से इंटरेस्टिंग बात यह है सर, जो लेवल्स की आपने बात करी थी वो बाजार ने अच्छी तरह डिफेंड किए हैं। 12.5 के करीब तो निफ्टी ऑलमोस्ट 10 पॉइंट ही नीचे रहा, पूरा रिकवर होकर ऊपर जाने के पूरे आसार दिखा रहा था, फिर वापस फिसलता हुआ आपको दिखा बाजार। बट इंटरेस्टिंग एक्शन रहा है और सुबह के डिप के बाद जो बाजार संभला है उसके बाद दोबारा गिरा नहीं है। तो एक बार ये एक्शन बताएं। और रशिया में सर विक्ट्री डे परेड हो चुकी है। पुतिन साहब ने अपना भाषण दे दिया है। युद्ध पर उन्होंने कुछ ऐसा सीरियस एस्केलेशन वाला नहीं बोला, सिर्फ बोला कि हमने ये एक्शन इसलिए लिया क्योंकि बाकी देश हम पे पहले एक्शन ले लेते। तो अब तक तो वहां से जो नेगेटिव आना था या डर था वो तो प्ले आउट नहीं हुआ। उस पर भी एक बार अपनी राय दें। देखिए, पहली चीज ये कि 9 मई की जो इंपॉर्टेंस थी डेट की, दो तरीके से थी। एक तो एलआईसी का आईपीओ जो कि सुपर हिट है जी। इस तरह के मूड माहौल में, इस तरह की चिंताओं के बीच में, जब ग्लोबल चिंताएं बढ़ी हुई हैं आपके लिए, मार्केट खराब है, लोगों को बड़ा डर रहता है कि बड़े आईपीओ के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। उस सिचुएशन में अगर 2.5 गुना ऑलरेडी भर चुका है, आई एम श्योर के बंद होते थे 3, 3.5, 4 गुना एलआईसी का आईपीओ अगर हो जाता है तो ये अपने आप में बढ़िया रिस्पॉन्स किसी भी लिहाज से एलआईसी के आईपीओ को माना जाएगा। अब तक की सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, कई गुना भरना आपका पॉलिसी होल्डर कोटा में। एब्सोल्युटली, ये पॉलिसी होल्डर्स का, उनके कस्टमर का विश्वास भी दिखाता है कंपनी। बिल्कुल, अगर पॉलिसी होल्डर जो कि कस्टमर है, सबसे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है कि दीप, अगर हम आईपीओ लेके आए जी बिजनेस का, हमारे जी बिजनेस के दर्शक ही उस आईपीओ में पैसा लगाएं। एग्जैक्टली, यानी कि उनको भरोसा है इस प्रोडक्ट पर, राइट, आप पर, हम पर। तो ये चीज है एलआईसी के क्रेडिट में जाती है कि पॉलिसी होल्डर का कोटा इतना सब्सक्राइब हो रहा है कि वो भरोसा करते हैं कंपनी पर। एम्प्लॉय कोटा सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, रिटेल में अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्यूआईबी आखिरी दिन एप्लीकेशन आती आ रही। तो पहला एक फैक्टर था 9 मई का कि रेस्पॉन्स देखना होगा, वो ठीक से निकल गया। दूसरा फैक्टर आपका ग्लोबल मार्केट्स का था कि विक्ट्री डे, जो विजय दिवस रूस मनाने जा रहा है, उस दिन कुछ खराब ना कहे, कुछ न खराब का है न अच्छा का है, अब तक न्यूट्रल निकल गया। शायद और कुछ ना आए, अगर और कुछ आए तो पता नहीं, लेकिन जितना अब तक आया है पुतिन साहब के बयानों से वो ये है कि न्यूट्रल सा है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। तो वो भी एक निकल चुका है। सो आई थिंक हम 2 बड़ी इवेंट से तो एक तरह से कमोबेश बच गए हैं और अच्छी तरह ही बचे हैं। अब रहा सवाल तीसरा डाउ फ्यूचर्स का और अमेरिका के बाजारों का। ठीक है, वो है जैसी सिचुएशन है, लेकिन कोई बहुत जरूरी नहीं कि 2 दिन बड़ी उछल कूद होने के बाद अमेरिकी बाजारों में भले ही 400 पॉइंट डाउ फ्यूचर दिख रहा है, लेकिन कितने लोग हैं इस वक्त जो ये कह सकते हैं कि 400 पॉइंट डाउ फ्यूचर जो नीचे दिख रहा है, इसके दम पर जब अमेरिका 400 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे खुलेगा तो बंद भी उतना ही नीचे होगा। कोई गारंटी नहीं है 1000 नीचे बंद होगा या 400 से रिकवर होकर फ्लैट होकर उसके ऊपर 400 बंद हो जाएगा, ये कहना मुश्किल है। तो वॉलेटिलिटी के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कि हम कितना रिएक्शन आज दे देते हैं और कितना रिएक्शन कल देते हैं। सिंपल सी बात है दीप, ना और ऑप्टिमिस्टिक होना है ना और पेसिमिस्टिक नीचे के लेवल पर होना है। इसलिए आज सुबह हम ये बात कर रहे थे कि देखिए एफआईएस के डेटा 22% आ गए, इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन, पुट कॉल रेशियो 0.75, गैप से खुलेंगे ओवर सोल्ड हो जाएंगे, वहां से एक रिकवरी बनेगी। तो पूरी परफेक्ट स्क्रिप्ट पर अब तक निफ्टी चल रहा है। 16,100 16,200 खरीदारी की रेंज है, आज का लो 16,150 का है। रिकवरी में हम 16,400 तक आएंगे, आज का हाई 16,403 का है। सो एकदम परफेक्ट चल रहा है। अब भी बचे हुए समय के लिए हमारी स्ट्रेटेजी यही है, 16,200 और इसके नीचे खरीदना है, 16,350 16,400 के रेंज में प्रॉफिट बुक करना है।
ज़्यादा हो गया तो 16,500, अगर डाउ फ्यूचर्स कम रिकवर होकर 100, 125, 150 पॉइंट ही रह जाते हैं तो हम 16,500 की कोशिश करेंगे, अदरवाइज 16,400 पे थैंक यू कर लेंगे। सो ये सिंपल सी ट्रेड है, दोनों ही तरफ के ट्रेड आपको बहुत परफेक्ट मिल रहे हैं। नीचे से 100 पॉइंट ऊपर है, ऊपर से 150 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है वही 34,100 आपकी खरीदारी की रेंज है। 33,800 का स्टॉप लॉस था दीप, 33,927 का लो बनाया है और परफेक्ट वहाँ से घुमा है। 34,555 का आज हाई है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वापस आपकी रिकवरी में भी उन लेवल्स तक पहुंचा है और वहां से फिर से 350 पॉइंट नीचे। तो मार्केट एकदम परफेक्ट ट्रेड कर रहा है, लेवल से ट्रेड करना है। एक शॉर्ट कवरिंग का आपको मौका मिलना था, मिल गया। ऊपर में अगर आप अटके हुए हैं, निकलने का आपको एक चांस चाहिए था तो वो भी मिल रहा है। आपको अपनी ट्रेडिंग पोजिशन डिसिप्लिन में रख के कम रखनी है। मार्केट इसी तरह से दिन के दौरान क्लोजिंग और ओपनिंग बेसिस पे उतार चढ़ाव दिखाएगा, वोलेटिलिटी दिखाएगा। आपके मेरे बस की बात नहीं उस वोलेटिलिटी का अंदाजा लगाना, इसलिए जितनी लिमिटेड पोजीशन रखें और जितना हल्का होते चलें वक्त वक्त पर, वही स्ट्रेटेजी काम की है और उसी के साथ रहना है। बचे हुए 1.5 घंटे में भी डेटा मेरे पास तैयार हो रहे हैं, थोड़ी देर में बात करेंगे। बिल्कुल सर, लेंगे आपसे आपका व्यू, डेटा भी समझेंगे। पर आइए तब तक जान लेते हैं खबरों वाले शेयर्स और साथ ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। कुशल और आशीष दोनों हैं हमारे साथ तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आने वाले दिनों के लिए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। रिजल्ट्स हैवी डे है आज एफएनओ स्पेस से। निफ्टी से तो यूपीएल के नंबर्स आ चुके हैं, पर एफएनओ स्पेस से अभी भी डालमिया भारत, जीएनएफसी, पीवीआर और साथ ही एसआरएफ के नंबर्स आने बाकी हैं। इनफैक्ट एलआईसी में अप्लाई करने का आज आखिरी दिन है। सर ने उस पर विशेष कमेंट्री आपको बताई अभी। इनफैक्ट कल के सत्र में आप देखिए निफ्टी में एशियन पेंट्स, सिप्ला, ये 2 नंबर्स आएंगे। एफएनओ स्पेस से 7 कंपनियां, गुजरात गैस, एमजीएल, एमआरएफ, पॉलीकैब, मैक्स फाइनेंशियल, वोडाफोन और टोरेंट पावर अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी का आईपीओ भी खुलता दिखेगा। कुल 538 करोड़ का ये आईपीओ है। 630 रुपए प्रति शेयर इसका भाव रखा गया है। एसबीआई की बोर्ड मीटिंग भी होने वाली है। 15,200 करोड़ रुपए ये जुटाने वाले हैं और साथ ही सभी कैब एग्रीगेटर्स यानी कि उबर, ओला, इनके साथ पीयूष गोयल जी की कल मीटिंग होने वाली है। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा लॉरस लैब्स, तो यहां पर भी फोकस रखिए। बुधवार 11 मई अदानी पोर्ट्स अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा निफ्टी से। साथ ही एफएनओ स्पेस में पेट्रोनेट एलएनजी और पंजाब नेशनल बैंक के नंबर्स आएंगे। एंड वन ऑफ सर्स फेवरेट बीएससी, इसके भी नंबर्स 11 तारीख को ही आते हुए नजर आएंगे। डिलीवरी लिमिटेड, इसका आईपीओ खुलता हुआ दिखेगा। कुल 5,235 करोड़ का ये आईपीओ है। 487 रुपए प्रति शेयर इसका भाव रखा गया है। साथ ही वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स, इसका भी आईपीओ खुलेगा। 165 करोड़ का ये कुल आईपीओ है। प्राइस, आईपीओ की प्राइस जो है 326 रुपए प्रति शेयर रखी गई है। एक्स डिविडेंड ट्रेड होगा थायरोकेयर और एपटेक। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूएस और चाइना के सीपीआई आंकड़े भी आते हुए दिखेंगे। तो इन्फ्लेशन के लिहाज से बड़ा हफ्ता है और ऑफ कोर्स नतीजों पर तो हमारी नजर बनी हुई है। कुछ नतीजे आ गए हैं और काफी सारी खबरें भी आई हैं आज बाजार खुलने के बाद। आइए जानते हैं इनके बारे में आशीष के साथ। गुड आफ्टरनून आशीष, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए यूपीएल के नतीजे अनुमान के मुताबिक नतीजे कहेंगे, क्योंकि अब आए देखें तो ये 12,796 से बढ़कर 15,861 है। खास बात है कि मार्जिन जो है 22% से बढ़कर 23% और मुनाफे में भी आपको अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अच्छी बात यह भी कि आरओसी का जो गाइडेंस है इन्होंने बढ़ाया और एबिटा ग्रोथ फोरकास्ट FY23 के लिए जो है 12 से 15% की एबिटा ग्रोथ जो है मैनेजमेंट लगाकर चल रहे हैं। नंबर भी अच्छे हैं और आगे उम्मीद भी बढ़िया है, जिसके चलते यूपीएल में एक्शन देखने को मिल रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक सुस्त है लेकिन यहाँ पर नतीजे अच्छे देखने को मिले। सबसे पहली बात, घाटे से मुनाफे में आया है बैंक। और एनआई में देखें तो खास बढ़िया बढ़त आपको देखने को मिली है। 1516 करोड़ से बढ़कर 2,416 करोड़, बड़ा उछाल यहाँ पर जो है ब्याज आय में देखने को मिला है। और एसेट क्वालिटी के लिहाज से भी देखें तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में आपको अच्छा सुधार देखने को मिला। सुवेन फार्मा, यहाँ पर भी जो नतीजे हैं काफ़ी बढ़िया हैं। आय देखें तो 260 करोड़ से बढ़कर करीब 364 करोड़ आई है। मुनाफा जो है यहाँ पर भी अच्छी बढ़त है, 83 करोड़ से बढ़कर 92 करोड़। और मार्जिन भी देखें तो 36% से बढ़कर करीब 43% के जो मार्जिन है कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। सतलज टेक्सटाइल, यहाँ पर देखें तो टेक्सटाइल स्पेस की सभी कंपनियों के नतीजे बहुत बढ़िया आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए कंज्यूम मुनाफा जो है इनका 28% से बढ़कर 28 करोड़ से बढ़कर 52 करोड़ आ गया है। आय में बढ़िया बढ़त है और मार्जिन देखें तो 10.5% से बढ़कर करीब 14% के मार्जिन जो है कंपनी ने रिपोर्ट किया है। खबरों की बात करें तो एल&टी यहाँ पर देखिए इन्हें झारखंड सरकार से 1,000 से 2,500 करोड़ की रेंज में कुछ ऑर्डर्स मिले हैं, इसका एक असर देखने को मिलेगा। आइनॉक्स विंड, इन्होंने 29 अप्रैल को एक सर्कुलर देके बताया था कि अपने जो आईपीओ आइनॉक्स ग्रीन का आईपीओ ऐसे विड्रॉ कर रहे हैं, शायद कुछ टेक्निकल बदलाव किए जा रहे हैं, क्योंकि अब फिर से कंपनी ने अपडेट देकर ये बताया कि 500 करोड़ का जो आईपीओ है इसको बोर्ड से दोबारा मंजूरी मिल गई है, तो यहाँ पर नजर रखनी होगी। कुछ बल्क डील्स है मेरे पास, जैसे एनटीपीसी यहाँ पर 15 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं। पावर ग्रिड में देखें तो 48 लाख के शेयर के सौदे हुए हैं। और अंत में बीईएल यहाँ पर भी देखें तो 22 लाख शेयरों के जो है सौदे किए गए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें
और बाजार का एक्शन। आइए करते हैं स्वागत सभी मेहमानों का। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब तैयार हैं, सुमित जी, किरण जी, सचिन जी भी तैयार हैं, जय ठक्कर जुड़ने की तैयारी में, और आशु सर आपके सामने ब्लू एंड व्हाइट चेक्स में एकदम साफ साफ दिख रहे हैं, शर्ट में भी। और आशु जी पीछे मुड़ के देखिए, आपके पीछे भी ब्लू एंड व्हाइट चेक्स ही हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए करते हैं शुरुआत वागले साहब के साथ। क्लोजिंग शो का पहला बिगुल वागले साहब के लिए। जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून। पावर ग्रिड में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आज आया है, 243.50 244 का भाव है, यहाँ पर बाय करें। मुझे लगता है ये 260 तक जाने के लिए तैयार है। 2 से 3 दिनों का ये मेरा व्यू है 260 का टारगेट। उसके लिए आपको 15-16 रुपए का टारगेट होगा, रिस्क एक 4 रुपए की लेनी होगी। आज का टारगेट 250 252 हो सकता है, और कल या परसों तक 260 का टारगेट। 250 252 आज के लिए और 260 2-4 दिनों के लिए खरीदारी करें पावर ग्रिड में, और स्टॉप लॉस लगा लें आप यहाँ पर 230 का। राय है वागले साहब की तरफ से खरीदारी की। आइए आशु सर भी हमारे साथ तैयार है, आशु सर से भी एक बार बाजार पर भी राय ली जाए, और अगर कोई स्प्रेड या अपडेट देना चाहें तो आशु सर स्वागत है आपका भी, बताएं सर। अनिल जी, बाजार का व्यू तो वही है, खराब है, कोई चेंज नहीं है। अनिल जी, कोई बाउंस बैक आ जाए, डेड कैट बाउंस आ जाए। अनिल जी, हम जब ये बात करते हैं ना ओवरसोल्ड मार्केट, ये ओवरसोल्ड मार्केट होती है जिसने 6 घंटे पहले शॉर्ट किया हो, या जिसने 1 दिन पहले किया हो, या आधा दिन पहले किया हो, या कुछ है, उसके लिए ओवरसोल्ड हो सकती है। बाकी तो अनिल जी, मतलब जिस तरह से मैं अभी आपको बताया कि मैं ट्रैवल करके आया हूँ, जिस तरह से मैं क्लाइंट्स को देखता हूँ, अनिल जी लंबा लंबा माल चिपक गया। और ये मुझे लगता है, मैं तो बल्कि आपसे मेरा क्वेश्चन है कि अनिल जी ये बुल मार्केट है क्या, या बुल मार्केट इंटैक्ट है? अनिल जी, जो मैं आपको 1-1.5 महीना ही पहले बोल रहा था कि मैंने एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है, पेरिल्स ऑफ बुल मार्केट, जिसको मैं हैशटैग की तरह यूज कर रहा हूँ। अनिल जी, मैं गारंटेड, कंफर्म और मतलब बता सकता हूँ कि बुल मार्केट लॉसेज आर मच मोर सीवियर देन बेयर मार्केट लॉसेज। तो अनिल जी, माल तो बहुत चिपक गया, और कोई मुझे बाउंस बैक, मीनिंगफुल बाउंस बैक नहीं लगता। 200-300 पॉइंट निफ्टी, 500 पॉइंट बैंक निफ्टी, प्रॉप ट्रेडर के लिए, हाइपर ट्रेडर के लिए, वो जो ऑप्शन ट्रेडर है वीकली बेसिस पे, ये सब हो जाए। बट अनिल जी, स्टॉक्स के भाव तो ऐसे लंबे चिपक गए हैं कि मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता। और ऑन द कॉन्ट्री जी, मुझे तो ये लगता है कि अनिल जी, जैसे हम बार बार बोलते हैं कि अब की बार 21,000, अब की बार 22,000, मतलब कभी हम अब की बार 15,000 ऐसा क्यों नहीं बोलते? क्या ये सुनने में अच्छा नहीं लगता, या नीचे बोलना, मतलब रियलिटी से हम क्यों दूर रहते हैं? तो अनिल जी, मुझे तो 15,400 भी लगता है कि निफ्टी आएगा, और उसके बाद भी हो सकता है। सो आई डोंट नो, क्योंकि आजकल ना अनिल जी जो साइकिल्स है ना बहुत फास्ट हो गई हैं, तो नीचे भी ऊपर भी। बट ओवरऑल अनिल जी, जो मैं फिर एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि जो यूएस में इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन सिनेरियो है, ये हम में से बहुत लोगों ने अपने प्रोफेशनल करियर में देखा ही नहीं है, तो अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अनिल जी, मैं पीसीआर के भी, मतलब आप डेटा में कई महीने पहले मैंने बोला था कि अब पीसीआर भी देखने का कोई लॉजिक नहीं रहा है। और जो अनिल जी हम बार बार कहते हैं कि ये एफआईएस की पोजीशन लोएस्ट पे आ गई है, लोएस्ट पे आ गई है। कोविड वाली लोएस्ट अनिल जी एक बहुत बड़े इवेंट की वजह से थी, और उसमें और आज की डेट में बहुत सोची समझी पोजीशन है, बहुत फर्क है। लाइकवाइज जो रिवर्सल यूक्रेन फाइट के बाद जो लोगों का माल कटा था और जो बाउंस बैक आया था, वो एक इवेंट की वजह से था, जिसकी वजह से हमने वो इवेंट देखा। लेकिन अब का जो, चाहे वो एफआईएस की पोजीशन है, चाहे ये जो डिप है, इसमें अनिल जी कोई मीनिंगफुल रिकवरी नहीं आएगी, क्योंकि कोई डिप की, कोई ये इवेंट की वजह से नहीं हुआ है। ये अनिल जी मैक्रो एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा खराब हो गया और आगे दिख रहा है जिसकी वजह से हुआ है। तो मतलब थिंग्स आर बैड। अपडेट यही अनिल जी, रिलायंस की कॉल थी, वो सुबह स्टॉप लॉस हो गया क्योंकि रिलायंस के रिजल्ट अच्छे नहीं आए। और अनिल जी, रिलायंस नहीं मार्केट को संभाल पाया, लीडर नहीं संभाल पाया, मोटी चीजें अनिल जी छोटे मोटे बाउंस बैक दे सकती हैं, लेकिन कोई मीनिंगफुल अप मूव नहीं आएगा। तो अनफॉर्चुनेट चीज यही है कि आपको बस वही एक वे है, मार्जिन क्रिएट करके एग्रेसिव कॉल राइटिंग, या फिर अनिल जी आप मतलब एक्चुअली तो भगवान भरोसे ही बैठे रहेंगे कि अब कब तेजी आएगी, कब मेरा माल बिकेगा। और मुझे कोई ऐसा भरोसा नहीं दिख रहा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग के दम पे अनिल जी एक्चुअली क्या है कि एवरेज कहां करेंगे, कितना एवरेज कर लेंगे, कहां तक एवरेज कर लेंगे। एवरेज के ही पैसे खत्म हो जाते हैं, हिम्मत खत्म हो जाती है, लॉस देने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो अनिल जी, अगर ये कहें कि इन्वेस्टर का ये हाल है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे, क्या ये बुल मार्केट है? मेरा क्वेश्चन आपसे सवाल पूछने का काम मेरा एंकर हूं मैं। ये है कि क्या सब कुछ बेच दे, पोर्टफोलियो जीरो कर दें? अनिल जी कोई दिक्कत नहीं, अगर कर भी देंगे, मैं तो बता रहा हूँ अनिल जी, हर बाउंस पे कर दें, कोई कुछ चीज मिस नहीं हो जाएगी, सब चीजें नीचे मिल जाएंगे। और कोई ऐसा करो ना आशु जी, आप कह रहे हो पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड होगा तो भी बाउंस नहीं आएगा, आप तो बोल रहे बाउंस से तो मना ही कर रहे हो। ये है अभी कितना, 1 मिनट 16,250,
अन- 34,200 बैंक निफ्टी कर दे जीरो। अनिल जी कर भी सकते हैं, मैंने बहुत डिफिकल्ट कॉल है करने की, क्योंकि यहाँ से अनिल जी पता है क्या है, मैं तो अब ना यहाँ पे वो वाला जो मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ कि मैं भी विशफुल हूँ, होपफुल हूँ, क्योंकि नीचे का अनिल जी दर्द नहीं देखा जाता। बट अनिल जी आप ये कहें कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो मैं 90% कॉन्फिडेंट हूँ कि अनिल जी 15,400-500 भी आएगा, और शायद 50% कॉन्फिडेंट हूँ कि 14,500 भी आएगा। तो अनिल जी ये मतलब अगर बाकी दुनिया रॉन्ग जा सकती है तो मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन मुझे अनिल जी कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक लगता नहीं है। और बाउंस बैक जी इसमें आशु जी 2 चीज़ है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट और आपका टेम्परामेंट क्या है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर हैं, इन्वेस्टर में तो ऊपर नीचे मार्केट हमेशा होगा, आप टाइम नहीं कर सकते। आपकी एसआईपी चल रही तो चल ही रही है, आप लॉन्ग टर्म 5 साल के लिए 10 साल के लिए अपने बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपने पैसा लगाया तो वो तो आपका लगा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो ट्रेडर के हिसाब से आपको रोज रोज देखना है। पोजिशनल ट्रेडर है तो आपको पोर्टफोलियो रेशियो और एफएनओ के डेटा और 50 चीज़ और देखनी है, इवेंट्स भी देखनी है। सो आप 2020 मैच खेल रहे हैं, वनडे खेल रहे हैं या टेस्ट मैच खेल रहे हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। तो सबका अपना अपना व्यू है, जिनको 2020 खेलना है तो उनको अपने। अनिल जी एक सेकेंड, एक चीज मैं बोलता हूँ अनिल जी अनिल जी मैं एक चीज बोलता हूँ कि आप जो ट्रेडर्स कह रहे हैं ना, इस बार मैं ये मानूंगा कि ट्रेडर्स को कम लॉस हुआ है। राइट नाउ अगर आप ट्विटर पे भी आप चेक करा लेंगे ना, आप तो कहते हैं कि मेरे को रिस्पॉन्ड करिए, तो आप करा के देख लिए, इन्वेस्टर को ज्यादा मार हुई है। अनिल जी 5 साल के लिए कोई लेता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि 5 हफ्ते में उसकी चीज 40% डाउन हो जाए। उस 5 साल के लिए कोई नहीं लेता अनिल जी, ये इन्वेस्टिंग नहीं होती है। तो एटलीस्ट मैं तो नहीं इस तरह की इन्वेस्टिंग को मानता हूं कि मैंने लिया तो 5 साल के लिए है और मैं अभी ठीक से घर भी नहीं पहुंचा और मेरा 40% स्टॉक डाउन हो चुके हैं। तो अनिल जी आई डोंट फॉल इनटू दैट काइंड ऑफ ए माइंडसेट, जो आपने बिल्कुल ठीक बोला, टेम्परामेंट है। बट अनिल जी चीजें खराब हो चुकी हैं, नीचे के घर ओपन है, ऊपर में छोटी रिकवरी, थोड़ी सी बड़ी रिकवरी भी आ सकती है। जब कोई पीवीआर के रिजल्ट आ रहे हैं, 1 मिनट आपको माफ कीजिएगा, रोकूंगा। पीवीआर घाटा 10 करोड़ से बढ़कर 105 करोड़ तिमाही दर तिमाही घाटे का आंकड़ा है। साल दर साल तिमाही दर तिमाही, साल दर साल नहीं, ये ध्यान में रखें। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर से ये आपके सामने रिजल्ट आते दिख रहे हैं पीवीआर के इस वक्त। और आय 615 करोड़ से घटकर 537 करोड़ आई है, यानी कि मार्च की तिमाही दिसंबर तिमाही के मुकाबले में कमजोर नजर आ रही है। तिमाही दर तिमाही नंबर्स थोड़े से कमजोर आते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल सर, और हम तिमाही दर तिमाही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साल दर साल की बेस कंपेरेबल नहीं है, इसलिए इस बार पीवीआर का अनुमान भी नहीं था। अगर आप वैसे देखेंगे सर अनकंपेरेबल बेस पर तो साल दर साल घाटा आधा हो गया है इनका, बट तिमाही दर तिमाही हम कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं और शायद यही इंपैक्ट होगा सर, क्योंकि पिछली तिमाही में हमने देखा कि माइनर लॉकडाउन्स लगे थे और रेस्ट्रिक्शंस लगी थी जब थर्ड वेव आई थी ओमिक्रॉन की वजह से, तो शायद उसका इम्पैक्ट परफॉर्मेंस पर आते हुए दिखाए। नंदलेस 537 करोड़ की आय इनकी है, 614 करोड़ के सामने, तो ऑफकोर्स तिमाही दर तिमाही आय घटकर आई है। एक्सपेंसेस पर उछाल हमने आते हुए दिखा है, तो कम आय पर ज़्यादा एक्सपेंसेस रहे हैं, इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ओवरऑल घाटा भी इनका बड़ा है। 12 करोड़ से घाटा बढ़कर या 10 करोड़ से घाटा बढ़कर 105 करोड़ का आपने आते हुए दिखा है, तो उसी का इम्पैक्ट है। कम रेवेन्यू पर हायर एक्सपेंसेस की वजह से यहाँ पर आपने एक इम्पैक्ट देखा है। मूवी एग्जीबिशन कॉस्ट में एक बड़ा उछाल यहाँ पर आते हुए दिखा। उसके अलावा एम्प्लॉय एक्सपेंसेस भी इनके बढ़कर आए हैं। फाइनेंस कॉस्ट ठीक ठाक रही, बट बाकी जो एक्सपेंसेस हैं उस पर आपने इम्पैक्ट देखा है, जिसकी वजह से ये रहा है। तो मार्जिन्स भी इसी हिसाब से हम देख रहे हैं, 37% से 27% से घटकर आपने 18.5% के आते हुए देखें। तो ओवरऑल कमज़ोर तिमाही मानी जाएगी, बट हम तिमाही दर तिमाही कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर आप साल दर साल ऑन अ अनकंपेरेबल बेस करते हैं तो उतने खराब नंबर्स नहीं हैं। और साल दर साल कंपेयर नहीं करने की वजह ये है कि पिछले साल इस वक्त काफ़ी कुछ ऊपर नीचे मामला चल रहा था, इसलिए अभी इस जनरली हम साल दर साल ही कंपेयर करते हैं और वही तरीका ठीक भी है। लेकिन एबनॉर्मल अगर क्वार्टर कभी कोई जाए तो इसलिए आपको तिमाही दर तिमाही देखना जरूरी। तो तिमाही दर तिमाही हल्की फुल्की कमी है, लेकिन ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ मार्जिन ही घटे, 27% से घटकर 18.5% के आसपास, लेकिन उम्मीद के मुताबिक रहे शायद। ये वजह की स्टॉक हर निशान में लौटता हुआ दिख रहा है इस वक्त। आइए जल्दी से चार्ट्स पर राय ली जाए एक बार जरा। कुणाल जी पीवीआर चार्ट देखिए, दोनों तरफ के लेवल बताइए। अनिल जी देखिए, गिरावट आई, गिरावट के बाद रिकवरी भी नीचे के लेवल से बड़ी अच्छी इंट्राडे में आती हुई दिख रही है। तो मैं बड़ा क्लोजली चार्ट को देख रहा हूं। यहां पर एक लेवल है 1715, 1715 का स्तर है। 1715 के ऊपर अगर पीवीआर निकलता है तो इसमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें 1740-50 के लेवल्स भी आते हुए दिखेंगे। तो 1715 के लेवल्स को क्लोजली वॉच करें। उसके ऊपर अगर ये 2-4 मिनट टिक जाए तो बाय करें। 1740-45 का टारगेट होगा। और नीचे कमजोरी अब दोबारा इसमें आएगी जब ये 1680
के लेवल को दोबारा ब्रेक करेगा तो 1680 नीचे और 1715 ऊपर, ये दो स्तर हैं जिन पर वॉच रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए पीवीआर पर राय, दोनों ही तरह के लेवल्स आपके सामने। आइए, नंबर्स के बाद स्टॉक थोड़ा थोड़ा मजबूत होता हुआ दिख रहा है, हल्की गिरावट दिखाने के बाद रिकवरी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, तो थोड़े वोलेटाइल हैं ट्रेड्स इस पर, हो जाने दे सेटल, उसके बाद हम फिर से लौटेंगे पीवीआर पर। आइए तब तक किरण जी के लिए बिल्कुल किरण का कमाल। बताइए जी। अनिल जी, बहुत ही स्पेशल कॉल है और ये मे सीरीज का कॉल रहेगा। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, मेरा मानना है कि बड़ी गिरावट देखने को मिलने वाली है। स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर अभी 95, 70 के आसपास है। आपका स्टॉप लॉस 100 रुपए 50 पैसे का रखना चाहिए और आपका टारगेट मे सीरीज का 80 रुपए के आसपास रहना चाहिए। तो इधर से आप 95 है, इधर से 80 का ये पहला पड़ाव रहेगा। जिस तरीके से ये पैटर्न है, मेरा मानना है कि जून 2021 उधर से का फरवरी 2021 का जो इंपॉर्टेंट नेकलाइन था वो आज इसने तोड़ दिया है और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तोड़ दिया है। तो मेरा मानना है कि छोटे से 4 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन लेनी चाहिए। 80 के पहले इसको कवर नहीं करना चाहिए, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन के जरिए अगर करते हैं तो 97.5 का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह है। अभी थोड़ा 6 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इधर बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 4 रुपए का और टारगेट के मैं मानता हूं कि 10 रुपए और 14 रुपए पहले देखने को मिलेंगे। इसको भी ट्रेल करने की सलाह है। हिंदुस्तान कॉपर बेच के चलना चाहिए। पुट ऑप्शन कौन सा? 95 का, 97.5 का, 97.5 का। और आपके लिए एक और अच्छी इंफॉर्मेशन बता दूं, क्योंकि अच्छी मतलब आपके कॉल के लिए अच्छी है किरण जी, कि अभी हमारी कमोडिटी टीम बता रही कि एलएमई पर कॉपर के दाम क्रैश होकर $9,200 प्रति टन पर पहुंच चुके हैं, जो कि 7.5 महीने के लोएस्ट लेवल पर हैं। 7.5 महीने के लोएस्ट लेवल पर कॉपर के दाम आ गए। और आपने जिस शेयर का नाम लिया हिंदुस्तान, उसके आगे कॉपर ही लगता है। तो ये है एक खराब खबर हिंदुस्तान कॉपर के लिए। मेटल्स पर लगातार हम इसीलिए बेरिश हैं, मेटल लेना ही नहीं है, ये ध्यान में रखिए। एब्सोल्युटली। आइए सचिन जी के लिए बिल्कुल जल्दी से एक BTS डबल टी का। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर वापस बिकवाली करनी है अदानी एंटरप्राइजेस के काउंटर में। इसने अपने प्रीवियस डे स्विंग लो को भी तोड़ा है और प्लस अपने 5 and 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे अभी कोट्स आने चालू हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी डाउनसाइड यहाँ पर ओपन हो रही है, बट इमीडिएट बेसिस पे 2140 का टारगेट होगा। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 2065 का। बिकवाली करनी है अदानी एंटरप्राइज के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 2225 पे, 2225 पे। 2225 के स्टॉप लॉस के साथ अदानी एंटरप्राइजेस में करें आप बिकवाली। ये राय सचिन जी की तरफ से आती दिख रही है। बासफ, इसके नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर आय 2805 करोड़ से बढ़कर 3390 करोड़ के आसपास आती दिख रही है। आय में अच्छी बढ़त दिख रही है और ऐसे ही बढ़त के साथ साथ धीमे धीमे जैसे जैसे मैं रिजल्ट्स पढ़ रहा हूँ, कुणाल जी के चेहरे पे भी मुस्कुराहट बढ़ती हुई नजर आ रही है। शायद उनके पोर्टफोलियो वाला स्टॉक होना चाहिए। तो 2805 करोड़ से बढ़कर आय का आंकड़ा बढ़कर आया है 3390 करोड़ के आसपास का। मुनाफे का आंकड़ा भी बढ़कर आता हुआ दिख रहा है आपके सामने। 3 गुना हुआ है, 56 से 150। वाओ, बहुत बढ़िया। 56 से छप्पर फाड़ कर 56 करोड़ से 150 करोड़, 4% स्टॉक मजबूत है। कुणाल जी, बिना कहीं आपने 400 अब तक देख ही लिए होंगे, बताएं सर मुस्कुराते हुए। अनिल जी, आवाज नहीं आई मुझे, प्लीज रिपीट करें अनिल जी। हैं? आवाज नहीं आई? पोर्टफोलियो चेक करने में लग गए थे क्या? BASF चार्ट देखो, रिजल्ट आया है बेबी। अरे अनिल जी, BS, हाँ अनिल जी, BASF का चार्ट देखने की जरूरत नहीं है अनिल जी। याद है? तो चार्ट कंठस्थ है अनिल जी। हाँ अनिल जी, कंठस्थ है बिल्कुल। बताइए सर। अनिल जी, जबरदस्त चार्ट है। स्टॉक में करेक्शन आ चुका है, करेक्शन के बाद यहां पर बाउंस आता हुआ दिख रहा है। तो अनिल जी, हालांकि देखिए ट्रेडिंग लायक शेयर नहीं है, तो ट्रेडिंग की किसी भी तरह की राय नहीं है,
लेकिन अगर आप मध्यम से लंबी अवधि के निवेशक हैं तो निवेशित रहना चाहिए। स्टॉक आउट परफॉर्म करता है, आगे भी करेगा और एक बिल्कुल सपोर्ट के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। तो इन स्तरों पर अगर आप खरीदारी भी कर ले मध्यम से लंबी अवधि के लिए तो कोई हर्ज नहीं है। मुझे लगता है कि 3100-3200 के लेवल्स इसमें जल्द आते हुए दिखेंगे, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड करने की और खरीदारी करें। ओके, लंबे समय के लिए होल्ड करें जब भी आपको मिले मौका गिरावट का। लेकिन आइए बढ़ते आगे, कुछ और खबरें और शेयर आपको बताएं उससे पहले एक बड़ी खबर की तरफ करते हैं फोकस। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और एक बड़ा नियम बनने जा रहा है, वो बन रहा है सेबी की तरफ से। बड़ी कंपनियों के लिए लिस्टिंग के नियम और आसान किए जा रहे हैं। बड़ी कंपनियां मतलब वाकई में बड़ी, बहुत बड़ी कंपनियां, LIC टाइप की, इस तरह की कंपनियों के लिए, बड़ी कंपनियों के लिए नियम आसान होने जा रहे हैं। तरुण हमारे साथ है बताने के लिए। तरुण बताइए क्या है पूरी बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि देश का सबसे बड़ा IPO LIC जो अभी हाल ही में बंद हुआ है, उसके लिस्टिंग के कुछ इम्प्लीकेशन अब बाजार में देखने को मिल रहे हैं। इसी को लेकर सेबी और वित्त मंत्रालय के बीच में एक चर्चा चल रही है। चर्चा ये है कि कितना स्टेक सेल किया जाए, क्योंकि एज पर द रेगुलेशन यदि आपकी 1 लाख या 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप की कंपनी है तो आपको 5% का डाइवेस्टमेंट करना पड़ेगा IPO में। लेकिन हमने देखा कि LIC में उन्होंने एक स्पेशल रेजोल्यूशन के तौर पे 3.5% ही डाइवेस्ट किया था। तो डीपम का एक डिमांड थी कि इसको वापस रीलुक किया जाए, क्योंकि 5% एक बड़ा हिस्सा हो जाता है एक साथ बेचने के लिए, और क्या बाजार उसको डाइजेस्ट कर पाए या नहीं कर पाए ये कह पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसी पे अब सेबी और वित्त मंत्रालय के बीच में एक चर्चा चल रही है कि जो अभी 5% का नियम है उसको 2.5% किया जाए। और एक और डीपम की तरफ से एक रिकमेंडेशन था कि जो अभी 5 साल आपको मिलते हैं अपना मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नॉर्म्स को पूरा करने के लिए, तो इसको भी बढ़ाया जाए, इसको 5 साल से 7 साल किया जाए। क्योंकि ये माना जाता है यदि LIC यदि हर साल 5% बेचता है तो एक मानिए एक बड़ा IPO हर साल उनको करना पड़ रहा है, तो वो एक मुश्किल हो जाता है बड़ी कंपनियों के लिए। तो सरकार ये चाहती है कि ये जो दोनों ही चीज़ें हैं, चाहे वो 5% की हो या 5 साल की हो, दोनों में एक बड़ा रिलैक्सेशन सेबी को देना चाहिए, और इसी पे दोनों के बीच में चर्चा चल रही है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। जब सेबी ने 1 लाख और 1 लाख करोड़ से ऊपर का जब ये नियम बना रहे थे, तब भी जो रिकमेंडेशन, जब डिस्कशन पेपर सेबी ने इशू किया था और जो रिकमेंडेशन आई थी स्टेक होल्डर से वो 2.5% की ही थी। लेकिन सरकार का ये मानना था कि 2.5% काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन जब LIC में उन्होंने एक्सपीरियंस किया तो अब उनको ये लग रहा है कि 2.5% एक रीजनेबल स्टेक है जिसको IPO के समय डाइवेस्ट करना चाहिए। बड़ी खबर आपके लिए, बड़ी कंपनियों के IPO लाने में रिलैक्सेशन। जैसे कि LIC का IPO आया तो उसमें 3.5% हिस्सेदारी बेच रही है LIC। तो अब नियम जो बनाया जा रहा है वो ये कि 1 लाख करोड़ तक की मार्केट कैप वाली कंपनियां तो उसमें 5%, उससे बड़ी है तो सिर्फ 2.5% का भी अगर इशू लाए तो चलेगा। ये एक बड़ी बात है। प्लस जो मिनिमम शेयर होल्डिंग को कम करके लाना है, 75% पर लाना है, यानी पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% होनी चाहिए और प्रमोटर्स की 75%, उसके लिए समय 5 से 7 साल तक लगेगा। ये तो बड़ा डेवलपमेंट है सर IPO मार्केट्स के लिए, मतलब पूरी डायनामिक्स ही वो बदल देगा। बिल्कुल। तो तरुण, अगर 1 लाख करोड़ से कम की मार्केट कैप की कंपनी है तो उसके लिए 5% जरूरी होगा, 1 लाख करोड़ से ज्यादा है तो 2.5%, राइट? सर अभी जो डिस्कशन है वो 1 लाख और 1 लाख से ऊपर के कंपनीज के लिए है, तो वो अभी हाल में उनको 5% डाइवेस्ट करना पड़ता है, जो आने वाले समय में हो सकता है कि उनको 2.5% डाइवेस्ट करना पड़ेगा। ये चलिए बढ़िया। तो ये है नियम। और तरुण ने अभी LIC का IPO बंद भी कर दिया। मैं समझ सकता हूँ, आधा दिन बाकी है तरुण। लेकिन क्या है, मैं अभी कई बार दिल्ली जाने का काम पड़ा, और दिल्ली में जी इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में खड़े होकर लिंक देना खुले में धूप के नीचे आसान काम नहीं है। और पीछे देखिए बैकग्राउंड म्यूजिक जो आ रहा है, तो तरुण ने सोचा कि जल्दी से बंद करवाया जाए। लेकिन तरुण, आपकी जानकारी के लिए आज शाम तक IPO खुला है, अभी थोड़ा वक्त है LIC का बंद होने की तैयारी में। हाँ, लेकिन अब कभी भी बंद कर दें, बढ़ तो चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे और मुलाकात करते हैं सेठी साहब से, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने की तैयारी में है। उनसे भी करेंगे बातचीत और लेंगे उनकी कुछ बेहतरीन पिक्स भी। तब तक एक बार और आपको मार्केट का एक्शन बता दिया जाए। 16,250 के आसपास स्टेबल होने की कोशिश करता है। सबसे ज़्यादा कमज़ोर अगर कहीं है तो वो है मेटल सिद्धि। सबसे ज़्यादा लीडरशिप वहीं से आ रही है बाजार के गिरने की। एब्सोल्युटली। और मेटल्स की बात करें, हिंदुस्तान कॉपर बाय द वे 10% के निचले सर्किट पर एक बार के लिए तो आ ही चुका है इस समय। तो किरण जी का सेल कॉल 95.5 पर आई थिंक दिया था, 94.5 पर आ गया है। अब 10% के निचले सर्किट पर है, वायदा कारोबार में
15 मिनट का इंतजार करते हैं, फिर खुलेगा सर्किट, फिर देखेंगे क्या करना है इस पर। आइए तब तक और कौन से स्टॉक्स हैं जो एक्शन में दिख रहे हैं उस पर एक बार राय ले लेते हैं। ट्रेडर्स फेवरेट टाटा पावर आज सुबह 8% फिसला था, उसके बाद हल्की रिकवरी आई, बट वापस ये प्रेशर में ही है, 7% नीचे अभी भी टाटा पावर दिख रहा है। सचिन जी जरा राय दें टाटा पावर पर, यहाँ से संभलते हुए दिखते हैं या फिर और गिरावट के आसार हैं इस पर? दीपांशु, मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं जाकर थोड़ा सा कंसोलिडेट होना चाहिए। रिलेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्गर रहा था काउंटर। इनफैक्ट एक ओवरऑल रेंज अगर देखें तो 260 से लेके 230 की एक रेंज, ऑस्किलेटिंग रेंज है, एंड मुझे लग रहा है उसी में थोड़ा और समय निकाल सकता है काउंटर। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक शॉर्टिंग कैंडिडेट नहीं है, मुझे लग रहा है एक अच्छे साइडवेज कंसोलिडेशन में लॉक्ड इन है काउंटर। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो उसे बनाए रखने में ही समझदारी होगी, एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 220 पे ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस। जब तक ये लेवल टूटता नहीं है तब तक मुझे लग रहा है कहीं पर भी ट्रेंड में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक साइडवेज ऑस्किलेटिंग बैंड में लॉक्ड इन है एंड बरकरार रह सकता है अगले कुछ दिनों के लिए। तो ये है आपके लिए टाटा पावर कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ 7% नीचे आज के सेशन में। आइए करते हैं मुलाकात सेठी साहब से। वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। सेठी साहब गुड आफ्टरनून, बताएं सर क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक कैश मार्केट के जिसमें खरीदारी करनी है आज भी। ओके, करिए शुरुआत सर। तो अनिल जी, पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है किर्लोस्कर फेरस, जो कि अभी 241 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये एक पुणे बेस्ड किर्लोस्कर जो ग्रुप है उनकी कंपनी है, जो पिग आयरन, फिर फेरस कास्टिंग्स और कोक ये प्रोडक्ट्स बनाती है, जो कि ऑटो सेक्टर, ट्रैक्टर और डीजल इंजन इंडस्ट्री को कैटर करती है। बहुत ही दमदार कंपनी है। पिग आयरन के जो सेगमेंट है वहाँ पे इनका जो मार्केट शेयर है वो अराउंड 40 से 42% है। कास्टिंग्स में अराउंड 21% का मार्केट शेयर है। हाल ही में कंपनी ने मेजर केपेक्स भी किया, जिसका फायदा आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 30%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होते हैं 19% के, डेट इक्विटी रेशियो 2:1 का, जो भी कंटिन्यूसली कंपनी घटा रही है। और FIS DIS भी अराउंड 9.5% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें HDFC है, IDFC है। प्रोमोटर्स इसके जो किर्लोस्कर ग्रुप है वो थ्रू किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, जो कि एक और लिस्टेड कंपनी है, वो इसमें 50% हिस्सेदारी ओन करती है और बहुत ही अच्छी दर से कंपनी ने ग्रोथ दर्ज करी है। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इसको खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 260 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 230 रुपए। 230 का स्टॉप लॉस, 260 के टारगेट के लिए किर्लोस्कर फेरस, ये वो स्टॉक किर्लोस्कर न्यूमेटिक सुबह दिया था जेन साहब का, जेम्स स्टॉक भी था। बताएं सर दूसरा स्टॉक सेठी साहब। दूसरा स्टॉक अनिल जी एक सीमेंट स्टॉक है आज। स्टॉक का नाम है हेडलबर्ग सीमेंट, जो कि अभी 192 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। ये एक MNC सीमेंट कंपनी है। पहले मैसूर सीमेंट होती थी ये कंपनी, फिर हेडलबर्ग ग्रुप की कंपनी हो गई और इनका जो ब्रांड है माइसेम एक पॉपुलर ब्रांड है। फिर करीबन 6.3 मिलियन टन की इनकी कैपेसिटी है। वैल्यूएशन के लिहाज से विद इन द सेक्टर एक बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे एक MNC सीमेंट कंपनी ट्रेड करती है, 14-15 के मल्टीपल पे। बाकी जो सीमेंट सेक्टर में जो बच चल रही है, जो गुजरात अंबुजा सीमेंट के जो स्टेक सेल की, होलसेल की जो प्लान है, तो उसका भी एक कुछ इम्पैक्ट पूरे ही सीमेंट सेक्टर में देखने को मिलना चाहिए। फिर जो MNC कंपनीज हैं उनमें और ज्यादा दिखना चाहिए, तो उस लिहाज से भी अच्छा लगता है। बाकी सीमेंट सेक्टर अच्छा कर रहा है, स्टॉक अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है और बाकी अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है इसकी FIS और DIS की अराउंड 16.5%। फिर प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट इसमें 2.21% ओन करता है और एक सरप्राइजिंगली बजाज होल्डिंग्स भी इस कंपनी में 1.55% स्टेक ओन करती है। तो आई रिमेन बुलिश ऑन द स्टॉक और अच्छे लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 192 के लेवल पे खरीदना है, 210 का टारगेट, 180 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है हेडलबर्ग सीमेंट जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय। तो कैश मार्केट के 2 स्टॉक हैं जो हैं सेठी साहब को पसंद, किर्लोस्कर फेरस खरीदारी करने की राय और 180 के स्टॉप लॉस के साथ हेडलबर्ग खरीदारी करने की राय। यहाँ पर टारगेट होगा 210 का। आइए 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी तैयार है, उससे पहले तैयार है सुमित जी। पहले सुमित जी के लिए बिल्कुल हमारी स्ट्रेटेजी तो 2 मिनट बाद भी आ जाएगी। क्योंकि सुमित जी के लिए कोई न कोई शॉर्ट कॉल ही होगा। आमतौर पर शॉर्ट कॉल पर कविताएं नहीं बनाने के लिए जाने जाने वाले सुमित जी, बताएं सर क्या है आज कॉल आपका? सही है अनिल जी, बिल्कुल सही, एकदम आपका ऑब्जर्वेशन। मंदी में सब भूल जाते कविता विता। अनिल जी मंदी में कुछ याद नहीं। बताएं सर।
जी, तो यानी जी यहाँ पे सेल साइड का कॉल है, एकदम सही ऑब्जर्वेशन है आपका। स्टॉक जो रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 156 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है गेल, GAIL। गैस अथॉरिटी के अंदर यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। कल का लो तो ब्रेक हो चुका है और स्टॉक का स्ट्रक्चर में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल रहा है। 160 का इसमें ऊपर में रेजिस्टेंस है। 160 का लेवल जब तक ऊपर में टूटेगा नहीं तब तक सेल साइड का व्यू में रहे इसके अंदर। नीचे के अंदर जो इसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं 151 का होगा इसका पहला टारगेट। 151 का लेवल ब्रेक होने पे 148 रुपए तक के लेवल गेल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो गेल पे यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 160 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के 151 और 148 ये दो टारगेट्स नीचे में इस हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो गेल पर करें बिकवाली एक एक करके। रीसेंट रनर काउंटर जहां पर अच्छी तेजी बनी थी, अब वो गिरावट के लिए हो रहे हैं तैयार। पर बाजार में क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ। सर, डाउ फ्यूचर्स तो काफ़ी कमज़ोर हैं, ऐसा कुछ अभी तक तो रशिया यूक्रेन का निकल कर नहीं आया है। जेलेंस्की साहब ने भी पब्लिक बयान दिया है, पुतिन साहब ने भी बोला है, बट कुछ ऐसे संकेत नहीं है कि युद्ध की स्थिति और ख़राब हो। बट ऑलमोस्ट 400 अंक नीचे जो डाउ फ्यूचर्स है, सुबह से ही बना हुआ है, अभी भी है। नैस्डैक फ्यूचर्स ऑलरेडी सर 25% टूट चुके हैं ऊंचाई से, 1.5 साल के निचले स्तर पर हैं और गिर रहे हैं इस समय। 1.5% नीचे नैस्डैक के फ्यूचर्स भी आपको दिखेंगे। यूरोप के बाजारों में भी 1 से 1.5% की गिरावट है। कच्चा तेल सुबह के रिबाउंड के बाद अब सुस्त हो गया, 111 के लेवल पर है। रुपया लाइफ लोस पर है। जापान 2.5% फिसला था। कहीं पर भी आप राहत तो नहीं देख रहे हैं सर, ग्लोबल मार्केट्स हो या हमारे बाजारों। हाँ, निचले स्तर से रिकवरी थोड़ी आई थी, अब बताएं क्या करना है फिर। देखिए दीप, दो चीज़ें हैं। सिर्फ हम आजकल की बात कर रहे हैं बचे हुए 1 घंटे की, या कल आजकल की बात करें तो अलग चीज़ है। और अगर हम थोड़ा सा लंबा सोचें तो अलग चीज़ है। तो लंबा सोचने के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो हमने जो 8 मार्च को लोज बनाए थे 15,671 का निफ्टी पे इंट्राडे और 15,863 निफ्टी का क्लोजिंग बेसिस पे, मेरे ख्याल से उन लोज के आसपास आते हैं तो वापस से आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर आप इन्वेस्टर के तौर पर देख रहे हैं तो ये खरीदारी करने का वक्त है, बेचने का नहीं। बहुत क्लियर है, ठीक है ना। तो हल्की फुल्की खरीद, हाँ, अब ये है कि आप खरीदारी करके ये सोचो कि मार्च 2020 में जैसे एक तरफा तेजी हुई वैसा नहीं होगा। 10% आपको मिलता है, 15% मिलता है, थैंक यू वेरी मच कर लें। तो आप आपके फेवरेट स्टॉक किसी टाटा पावर को अगर आपको 300 रुपये में लेना था और वो 200 में मिल रहा है और आपको लगता है कि फंडामेंटल्स ठीक हैं, तो आप रिव्यू कर लें और उन स्टॉक्स में जहां अच्छा करेक्शन हो चुका है 10 से 15% के गेंस के लिए धीमे धीमे आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। और वो भी एक बार में नहीं। ये मान के चले कि आप 16,300 पे एंटर करें तो 16,000 पे भी लेना है, 15,700 800 आए तो और ऐड करना है। वो एक तरीका इन्वेस्टर्स के लिए है। और देखिए, सारी खराब खबरें जब आती है ना तभी एक साथ आती है। देखो, क्योंकि आपका रुपया लाइफ टाइम लो पर है, अमेरिका बिना वजह जोर जोर से गिरे जा रहा है, करेक्ट। रशिया यूक्रेन को लेकर समस्या है, LIC के IPO को लेकर लोगों लगा कि लिक्विडिटी निकलेगी, सारी चीज़ें जो रिजल्ट्स को लेकर जो आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें खराब चीज़ें एक साथ हो रही है। और जब खराब चीज़ें सब एक साथ होती है तभी मार्केट कहीं कहीं अपना नीचे का लेवल दिखाता है और वहाँ पर रुकने की कोशिश करता है। तो अब वो कहना मुश्किल है कि आज रुक जाएगा, कल रुकेगा या 2-4 दिन लगाएगा, हफ्ते भर लगाएगा, वो अलग बात है। लेकिन इन्वेस्टर के तौर पर धीमे धीमे खरीदने का वक्त है आपके लिए। जहाँ तक ट्रेडर्स का सवाल है, आपको डेटा देखने, टेक्निकल लेवल्स देखने और उसके बेसिस पे ट्रेड करना है। सिंपल सी चीज़ है दीप, आज की हमारी जो स्ट्रेटेजी, 2 बजे भी हम यही बात करते हैं, जितना 16,200 के नज़दीक आए खरीदिए। आप देखिए 16,200 से 16,325 आने में कितना टाइम लगा है, 16,225 तक आया निफ्टी। 100 पॉइंट बढ़ने में मुश्किल से कुछ ही वक्त लगा। तो मार्केट 100% ओवरसोल्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं। जिस तरह का पुट कॉल रेशियो दिखा रहा है, तो निचले स्तरों से आपको रिकवरी मिलेगी ही मिलेगी। तो 16,100 16,200 हमारी स्ट्रॉन्ग बाय रेंज है, वो है ही, वहाँ पर आपको खरीदना है। आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, 400 पॉइंट अगर आपको डाउ फ्यूचर्स नीचे दिखते हैं, 200 पॉइंट आपको नैस्डैक नीचे दिखता है, उससे डर लगता है, तो आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, आपका स्टॉप लॉस। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करें तो ओवरनाइट करें, आपके ऑप्शन से हेजिंग, ये करना ही पड़ेगा। लेकिन 100% इन लेवल्स के आसपास बेचने का नहीं, शॉर्ट कवरिंग का लेवल है, हल्की फुल्की खरीदारी करने का लेवल। अब इस खरीदारी में कितना बढ़ सकते हैं? जो पहला टारगेट 16,400 का था, आज का सुबह सुबह अचीव हुआ। मेरा ये मानना है 3 टारगेट लेकर चलने दीजिए। 16,400 पहला, 16,500, 500 भी नहीं, 16,475 ये दूसरा। तो अगला अगर 16,400 पार करेंगे तो अगला टारगेट बनेगा 450 475 का, वहाँ रुकेंगे। उसको पार करके आप निकलेंगे तो 16,600 650, वहाँ पे थैंक यू वेरी मच। ओके, हाँ, इतनी रिकवरी तो अपने को दिखती है कि ये होनी चाहिए। हाँ, तो ये आपके ट्रेड के पर्सपेक्टिव से वहाँ तक की रिकवरी के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 15,975 है, वेल डिफाइंड। 16,100 16,200 की रेंज में आप खरीदते हैं। तो मेरा ये समझना है बहुत क्लियर कट, 400 पॉइंट डाउन नीचे दिख रहा है,
इस वजह से हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो लेकिन ये लेवल पे शॉर्ट करना भी उतना ही रिस्की है जितना लॉन्ग करना। तो अगर आपको शॉर्ट करने का मन है, उछाल का इंतजार करें, मिलेगी, उछाल भी मिलेगी, जैसे सुबह बोला वैसे अब भी मिलेगी, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है ही इसमें। तो ये तो होगी निफ्टी की बात। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है निफ्टी पर? 16,200, इसके नीचे बंद नहीं होंगे, ये आप भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि 56 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पर, बड़ी साइज़ है, 35 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। 16,300 आपके लिए अब बचे हुए समय के लिए कश्मकश वाला लेवल है। 3 बजे तक कुणाल जी को जो लेवल चाहिए वो ये है, नीचे 16,300 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर 16,400 के पार। अगर 16,300 के नीचे जाकर फिर ट्रेड करते हैं तो आपके लिए 100 पॉइंट की रिस्क खुलती है। 16,400 के ऊपर निकल कर ट्रेड करते हैं तो आपके लिए 100 पॉइंट की जगह ऊपर खुलती है। ये क्लियर दिख रहा है। तो बेसिकली डेटा ये बता रहे हैं 16,300 से 16,400 की रेंज में बचे हुए समय के लिए मार्केट वक्त बिताना चाहता है। एफएनओ के डेटा उस तरह से बने हुए। अब आइए बैंक निफ्टी, आप हैं 34,400 के आसपास। 34,000 के नीचे बंद नहीं होंगे, ये इत्मीनान रखिए, और हमारा क्लोजिंग स्टॉप लॉस भी वहीं पर है। 34,000 पे 26 लाख शेयर पुट में है। 34,500 के ऊपर निकलकर अब टिकेंगे तो ही तेजी का मजा आएगा, क्योंकि 18 लाख शेयर वहाँ पर कॉल राइटर है, वो रुकावट का लेवल है। तो बचे हुए समय के लिए 34,000 34,500 की रेंज दिख रही है। अब जो लेवल आपको चाहिए 3 बजे तक का कुणाल जी के लिए, 34,550 के पार निकल के टिके तो फिर आपको अच्छी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी मिलती हुई दिखेगी, जो 34,800 तक ले जाने की कोशिश बैंक निफ्टी को कर सकती है आज और कल सुबह के बीच में। 34,800, ठीक है। और अगर आप उसको पार नहीं करते हैं तो फिर वही है 34,000 34,100 आपका सपोर्ट लेवल है, वहाँ पर आएंगे, ये क्लियर कट है। तो डेटा ये दिखा रहे हैं कि हल्की रिकवरी की जगह है, गुंजाइश है। और सबसे बड़ी बात आज देखिए, आज स्क्रीन में ताकत है। क्यों है? आप अगर इंट्राडे चार्ट्स निकालिए, जब लगातार सुबह से डाउ फ्यूचर्स आपके 400 पॉइंट के आसपास कमजोर है ना, पूरा दिखे ये चार्ट, मुझे फुल ये कंप्लीट चार्ट से ये ऐसा बड़ा दिखे जैसा। आप देखिए हर फॉल के बाद मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, करेक्ट। एक बढ़िया रिकवरी दी, गिरा, वापस से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। और वो रिकवरी तब हो रही है जब मूड माहौल सब तरफ खराब है, यानी कि पहली बार थोड़ी स्क्रीन पे दिन के दौरान हल्की फुल्की खरीदारी दिखी है। अब ओवरनाइट क्या हो सकता है, रात को अमेरिका कहाँ बंद होगा ये तो कहना मुश्किल है, किसी के लिए भी बस की बात नहीं है। तो उसके लिए आपको पोजीशन लिमिटेड रखनी है, ऑप्शंस खरीद के रखने हैं, हेज रखनी है। लेकिन जो दिख रहा है स्क्रीन पर वो ये दिख रहा है हल्की फुल्की खरीदारी की जगह बनती दिख रही है। ओके, यहाँ से ठीक है। तो चलिए, हल्की फुल्की खरीदारी की जगह बन रही है, थोड़ी बहुत रिकवरी भी बाजार में आपको आती हुई दिखेगी। बट एक जगह जहां पर रिकवरी के आसार नहीं है वो है आपके लिए रुपया। लाइफ लो पर रुपया आया है 77.50 पर हमने रुपया जाते हुए देखा था। अभी भी अगर आप देखेंगे 55 पैसे की आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। 0.1% नीचे रुपए में इतनी बड़ी मूव बहुत रेयर आती है अगर आप इंट्राडे एक्शन की बात करें। और लाइफ लोस पर तो ऑफ कोर्स आज है ही। आइए समझते हैं थोड़ा रुपए के बारे में। जो डॉलर इंडेक्स 20 साल की ऊंचाई में है, क्या चल रहा है यहाँ पर और आगे के क्या अनुमान बाजार में बन रहे हैं। नेहा हमारे साथ हैं तैयार। नेहा, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून दीप। हमने आज ऑलमोस्ट 60 पैसे की कमजोरी बनते हुए देखी है, जो कि एक दिन में आपने सही कहा कि बिल्कुल रेयरली देखने को मिलती है। $1 को हमने 77.52 तक जाते हुए देखा है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड निचला स्तर है। आपको बता दूं कि इससे पहले 8 मार्च को हमने $77.26 के पास इसको 52 वीक हाई बनाते हुए देखा था, और आज जब खुला था तब $77.18 के पास खुला था। अगर अब तक इसकी कमजोरी को देखा जाए तो पिछले एक महीने में ही 0.3% रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो चुका है। वहीं डॉलर इंडेक्स की बात करें, एक महीने में 5.5% और इस साल अब तक 10% डॉलर इंडेक्स तगड़ा हो चुका है। अब वजह पर आते हैं तो सबसे बड़ी वजह तो यही है कि डॉलर इंडेक्स जिस तेजी से मजबूत हो रहा है। एक अपडेट भी यहां पर दे दूं कि सिर्फ हमारा रुपया ही नहीं, जापानीज येन नया 20 साल के लोस पर गया है। ब्रिटिश पाउंड की अगर हम बात करें तो उसमें हमने 2 साल के लोस बनते हुए देखे हैं, और इसी तरह बहुत सारी चाइनीज युआन की बात करें तो 18-19 महीने के लोस पर डॉलर के मुकाबले जाते हुए देखा है। तो हमारी करेंसी के अलावा बाकी करेंसीज भी प्रभावित हो रही हैं। इक्विटी मार्केट की कमजोर शुरुआत हुई थी, उससे हमने इसे आज ध्वस्त होते हुए तेजी से देखा है। FIIs की जो लगातार बिकवाली, एक आंकड़ा मैं देख रही थी, 1,84,000 करोड़ के आसपास की जो निकासी हमने FIIs की तरफ से इस साल अब तक आते हुए देखी है, वो एक बड़ा डैम्पनर साबित हुआ है। एंड ऑफ कोर्स याद रखिएगा कि जहां तक कच्चे तेल का और खाने के तेल का सवाल है, मतलब खाने का तेल और कारखाने का तेल, ये दोनों पर हमारी निर्भरता इंपोर्ट्स की इतनी ज्यादा है कि हमारा इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स 29 अप्रैल तक जो आंकड़े निकल कर आए हैं, $600 बिलियन के नीचे लुढ़क गए हैं, और पिछले साल सितंबर में $642 बिलियन पर था, जो कि ऑल टाइम हाई था। तो वहां से अब तक हम इतना इरोजन होता हुआ देख चुके। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो
जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है रुपए में इस तरह की कमजोरी को लेकर, लेकिन ये यहाँ थमती नहीं दिख रही है। हमने बहुत सारे ब्रोकिंग फर्म से बात की है, उन्हें लगता है कि आने वाले 2 हफ्तों से 4 हफ्तों के बीच में 78 एंड इवेंचुअली $1.78 तक का लेवल भी नीचे छू सकता है, और डॉलर इंडेक्स में यहाँ से और कमजोरी आने वाले 3 से 6 महीने में दिखाई दे रही है। तो आप कह रहे हैं कि खाने का तेल महंगा है, कारखाने का तेल महंगा है, और बीच में कार भी तो लगाओ, खाने का तेल, कार का तेल, कारखाने का तेल। इसी वजह से तो महंगाई बढ़ी हुई है, जो सबके लिए सिरदर्द की बात है। हमारे पास तो कारखाना है नहीं, हमारे पास कार ही है। सर वो याद करने के लिए खाने का तेल और कारखाने का तेल। तो खाना, कार, कारखाना, तीनों का तेल महंगा हो चुका है। इन शॉर्ट हम सबका तेल निकल रहा है। निचोड़ ऐसा हाल है। उसके बावजूद तेल के दाम कम नहीं हो रहे हैं। हम सब मिलके फुल तेल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। और गजब ही है, मतलब क्या कोई हिसाब से रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये है इंटरेस्टिंग चीज़। आइए बैक टू बैक आपके लिए 2 कॉल्स हैं, जल्दी से। एक बार पहले आशु जी के लिए बिल्कुल, सिंध के सुल्तान आशु मिला। बताएं सर। अनिल जी, स्प्रेड का अपडेट था, फ्रेश कॉल नहीं थी। हमने परसों 16,600 16,800 का 1:2 का स्प्रेड बनाया था 10 रुपए कॉस्ट में। वो अनिल जी भी 16-17 रुपए चल रहा है, जिसका मतलब है 6-7 रुपए का प्रॉफिट। तो मेरा मानना है कि अनिल जी बने भी रह सकते हैं, 10 रुपए में जाने में कुछ नहीं है, और अगर कोई बाउंस बैक आ जाता है तो अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है। अनिल जी वो बिल्कुल उसी व्यू से है कि कहीं ना कहीं बाउंस बैक आएगा। अनिल जी आप एक चीज मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपने पिछले 3-4 दिन में देखा होगा कि 16,800 से नीचे कोई भी अनिल जी एसटीबीटी नहीं दी गई है, क्योंकि मेरा मानना है कि अनिल जी 400 पॉइंट नीचे हो, मार्केट गिरा हुआ हो, सब कुछ खराब दिख रहा हो, तो ऐसे में कभी शॉर्ट सेलिंग भी नहीं करनी चाहिए। दोनों तरफ पैसे नहीं आएंगे। दैट इज द रीजन के नोटा को मैं बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा हूं। तो ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि पैनिक में, अगर ये 400 पॉइंट भी अनिल जी अगर जीरो बंद हो गया दाव, तो एक बार ऊपर खुलेगा, आपके शॉर्ट का सौदा खराब होगा, उसके बाद अल्टीमेटली फिर नीचे चला जाएगा बाजार। तो ये बहुत डिफिकल्ट मार्केट है, दोनों तरफ इसलिए मार रहा है। तो इसलिए मतलब शॉर्ट टर्म व्यू भी कोई बहुत अच्छे से चल नहीं रहा है। तो ये कहना था अनिल जी कि मतलब इस चीज का ध्यान रखें। और वो स्प्रेड अनिल जी अगर चलाना है तो चला भी सकते हैं, 10 रुपए की कॉस्ट थी मैक्सिमम, मुझे लगता है कल तक उसमें और ज्यादा प्रॉफिट आ सकता है। डेफिनेटली ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त। आइए सुमित जी के लिए बिल्कुल, सुमित का सुपर हिट है, उसके बाद करेंगे मुलाकात बसिन साहब से। बताएं सुमित जी। आई का स्टॉक है अनिल जी, 201 रुपए 202 रुपए का अभी भाव चल रहा है, और स्टॉक का नाम है IEX। IEX के अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक ओवरसोल्ड है, पिछले 15 से 20 दिनों में ऑलमोस्ट एवरी डे इसने सेल का कैंडल फॉर्म किया है, लेकिन अभी ये बाय का मोड में आ रहा है। मेरे को लग रहा है कि जिस तरह से इसमें अभी आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है लोअर लेवल से, इस हफ्ते के अंदर ये 10 से 15 रुपए का चाल ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। स्टॉक के अंदर यहाँ पे CMB पे खरीदारी करें, 195 के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। IEX के अंदर इस बाउंस बैक के अंदर ऊपर में 210 रुपए का पहला टारगेट, 215 रुपए का दूसरा टारगेट, इसी हफ्ते में ये टारगेट्स अचीव होने चाहिए। खरीदारी करके काम करें IEX में 210 से 215 के टारगेट्स की। चलिए बढ़िया है, कहीं तो खरीदारी की राय आई है। आज वागले साहब का पहला पावर ग्रिड था और उसके बाद IEX। खरीदारी आ भी रही तो पावर स्टॉक्स के आसपास ही, उसके बाहर कहीं कोई खरीदारी नहीं है। हाँ, पावर के अलावा कहीं खरीदारी कहीं नहीं आ रही। ये इंटरेस्टिंग चीज है। आइए करते हैं हम बसिन साहब से मुलाकात। स्वागत है आपका बसिन साहब। सर बताएं पहले तो आउटलुक और साथ ही अपडेट्स भी। आउटलुक अनिल जी, आपको कहा है मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है और कंसेंसस बेरिशनेस में आप पैसा लेके ही कमाओगे, लेकिन लेने में आपको बहुत ज्यादा थोड़ा सा जिगरा चाहिए। तो इग्नोर द नॉइज इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन एवरीथिंग। और रुपी वीकनेस जो आप कह रहे हैं, दैट इज ऑलरेडी इट्स गुड न्यूज। इनफैक्ट आपके एक्सपोर्ट्स को और इंपॉर्टेंस देता है। साथ में आप लेके लगिए कि यू नो द डॉलर में भी स्ट्रेंथनिंग अगेंस्ट द यूएन, बट इट इज नॉट कन्वेंशनली, द युआन इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। और मुझे लगता है इंडिया में जो OEMs की आउटसोर्सिंग है चाइना से, वो बहुत मोमेंटम कैरी करेगी। तो आपको कह दिया अनिल जी, ये हफ्ता है जो बॉटम बनेगा, चाहे आज है या 3 दिन बाद, लेकिन अगले हफ्ते से सबसे स्वीटेस्ट रैली आएगी। सेकेंड हाफ ऑफ मे बी द स्वीटेस्ट वी हैव सीन इन अ लॉन्ग टाइम। तो आई एम कॉन्स्टेंट दैट वी आर बुलिश। L&T फाइनेंस, L&T AB कैपिटल, तीनों आपको कहे थे। L&T फाइनेंस 82.5 बिक गया 78 वाला, AB कैपिटल 107 है, 115 जाएगा, और L&T इज अ नो ब्रेनर। इसके रिजल्ट 12 को है, डिविडेंड है
आप देख रहे हैं पावर के शेयरों में कैसे स्टॉक्स कैसे तेजी है। तो एल&टी मेरे को 1750 पौने 1800 का भाव बहुत जल्दी दिखता है। अब आपके लिए 2 बायस हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज बताएं। तो अनिल जी देखिए, आपको मैं कह रहा हूं OEMs आर द बेस्ट प्लेस। मदरसन सुमी हैज अ लाइसेंस नाउ फॉर सेमीकंडक्टर्स, चाहे इट हैज अ हेज अगेंस्ट द यूरो, उसके पास डॉलर हेज भी है, और साथ में उसकी जो एक्सपोर्ट मार्केट है, बिकॉज ऑफ दिस चाइना स्लोडाउन इट विल सी अ ह्यूज मोमेंटम। और आप देखेंगे कि जैसे ये सप्लाई चेन ठीक होती है, मदरसन विल गिव यू, मदरसन की वैल्यूएशन ऑन जस्ट 18 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड सबसे सस्ती है इन द लास्ट 3 इयर्स। तो मुझे कोई दो राय नहीं, 18 साढ़े 18 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 15, 130 का टारगेट, 10% इसमें तेजी आ जाएगी, इसके रिजल्ट्स भी हैं। दूसरा पिक होएगा मेरा फेवरेट IDFC फर्स्ट बैंक। आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट्स पार एक्सेलेंस थे, इसकी जो निम है वो हायर देन एनी बैंक इन द मिड कैप और लार्ज कैप में है। तो 38 रुपए में यू हैव नथिंग टू लूज। 36.55 का स्टॉप लॉस रखिए, 42 to 42.50 का टारगेट। ओके 42-50 दो टारगेट के लिए IDFC फर्स्ट बैंक में करें खरीदारी, और 119 के आसपास मदरसन सुमी में करें खरीदारी। ये राय भसीन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही। टारगेट रहेगा 130 का। धन्यवाद सर, कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। देखते हैं क्या कुछ एक्शन बाजारों में दिखता। आइए तब तक तैयार हैं नितिन जी, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। बताएं नितिन जी। अनिल जी यहाँ पे 16,400 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 128 में मिल रही है। ये स्लाइटली आउट ऑफ मनी हो गई, और इसका स्टॉप लॉस होगा 125 रुपए का, और टारगेट होंगे 175 रुपए के। इसको हम कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, नीचे से शॉर्ट कवरिंग आ रही है तो मोस्ट लाइकली एक पॉजिटिव ओपनिंग हमें मिल सकती है। तो टारगेट 175, 185 होंगे, और स्टॉप लॉस होंगे 125। ना तो 128 में खाली 3 रुपए। नहीं स्टॉप लॉस ने गलत बोल गया मैं, स्टॉप लॉस होंगे 85 का, 85। कोई टेंशन ना लो, गलत कुछ भी हो जाए उसके लिए मैं बैठा हूँ फटाफट पता लगेगा। नहीं ठीक बात है, मुझे लगा ही, मैंने कहा 128 में आप बोले तो 125 कैसे होगा। तो 85 रुपए का 85 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है 175 185 के टारगेट के लिए। बस आप तो टारगेट हासिल करवा दो, बाकी सब ठीक है। तो नितिन जी की तरफ से राय निफ्टी में खरीदारी करने की इस वक्त 16,400 के कॉल ऑप्शन के साथ। आइए बढ़ते आगे। कैनफिन होम्स, ये है वो स्टॉक जो आज जबरदस्त एक्शन में, कैनरा बैंक, कैनफिन होम दोनों ही कमज़ोर हैं। हालांकि हमने शुक्रवार को मैनेजमेंट से बातचीत भी की थी, लेकिन उसके बावजूद आपको बताना ज़रूरी है कि क्यों आज कैनफिन होम्स तेज़ी से गिरा है और उसके बाद रिकवरी भी हुआ है। तो हो क्या रहा है, पूरी डिटेल्स लेकर तैयार हैं कुशल बताइए। बिल्कुल सर, सुबह से ही हम देख रहे हैं कि कुछ न कुछ खबरों के कारण से कैनफिन होम्स यहाँ पर फोकस में बना हुआ है। इनफैक्ट इसके साथ साथ आप कैनरा बैंक भी देखें तो 7 से 8% तक की गिरावट वहाँ पर भी आती हुई दिखी है। तो दरअसल यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर किसी एक आउटसाइडर ने NHB यानी कि नेशनल हाउसिंग बोर्ड, उनको ये चीज़ कही थी कि इनको जो कंपनी है कैनफिन होम्स उसमें कुछ गड़बड़ियाँ चल रही हैं, तो आप प्लीज़ इसकी ऑडिट जाँच करवाइए। तो उसके बाद इन्होंने दिसंबर के महीने में NHB ने ऑडिट के आदेश दिए थे, और उसके तहत जो इंटरनल ऑडिट किया था कैनफिन होम्स ने, उसके तहत ऑडिट में कंपनी की एक ब्रांच के 37 अकाउंट्स को लेकर गड़बड़ियां सामने आती हुई नजर आई थी। अब यहां पर ऑडिट में एक जो ब्रांच जिसकी इन्होंने ऑडिट की थी उस वहाँ पर फेक ITRs यानी कि जो इनकम टैक्स रिटर्न्स है उसको लेकर ये इश्यूज था। और अगर आप देखेंगे तो टोटल 37 अकाउंट्स का कुल लगभग जो एक्सपोजर है वो 4 करोड़ का 3.93 टू बी प्रिसाइज 3.93 करोड़ का आउटस्टैंडिंग था, और कंपनी ने चौथी तिमाही में इसको पूरा का पूरा NPA घोषित कर दिया है। अब ये तो हो गई पूरी की पूरी डिटेल्स में भी, जिसकी वजह से यहाँ पर आज कैनफिन होम्स फोकस में है। बट लार्जली अगर आप देखेंगे तो कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आया है इस पर, क्योंकि काफ़ी सारे मीडिया आर्टिकल्स इस पर भी आ चुके हैं। और ये जो क्लैरिफिकेशन है उनकी तरफ से यही है कि अभी भी उनको RBI या NHB की तरफ से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, और जो भी अभी मीडिया में रिपोर्ट्स या न्यूज़ आ रही हैं इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि अभी वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। तो मतलब बिना किसी वजह से जरूरत से ज्यादा गिर गया। हाँ, कितना 25-26 हजार करोड़ की लोन बुक है इनकी। हाँ, अराउंड अबाउट। हाँ, और जो फ्रॉड की बात हो रही है वो कितनी है 3.93 करोड़। 4 करोड़। मतलब ये क्या है सर, आज का ये इरोजन देख लो। मतलब मैं शुक्रवार को भी ये बात बताई थी। एग्जैक्टली, मैंने हमने कैलकुलेट भी जब रिजल्ट आया था तब ये चीज क्या है, मतलब कि
क्यों सेंसेशन बिना मतलब की करनी, मतलब कुछ तो सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब 26,000 करोड़ की बुक में 4 करोड़ का अगर चलो ठीक है किसी एक ब्रांच में फ्रॉड, अच्छी बात तो नहीं, हम भी जानते हैं, लेकिन 4 करोड़ के फ्रॉड में अगर समझो जीरो भी हो गया, 26,000 25,000 करोड़ की लोन बुक है, क्या होता है उसमें? मतलब क्या आप ऐसे स्टॉक की पिटाई करेंगे? मतलब कोई दिमाग के बाहर की चीज है। कुणाल जी क्या कहेंगे आप? 4 करोड़ के लोन्स की फ्रॉड निकली कहीं किसी एक ब्रांच में, उसको लेके कैन फिनॉम्स की धुलाई हो गई, 25,000 करोड़ की बुक है, बताइए। बताइए अनिल जी, ऊंट के मुंह में जीरा है अनिल जी। गजब ही है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है, मतलब हाँ ये कुछ ऐसे सिग्नल्स है जिनसे लगता है वाकई मार्केट मंदी का है। जिसमें स्टॉक गिरने के लिए कोई खास वजह नहीं चाहिए। मतलब है ना, कोई अगर ज्यादा घूर के बोले ऐसे स्टॉक को कि तुझे गिरना पड़ेगा और वो गिर जाए, बस वो गिर जाए, उस तरह का माहौल है। एनीवे चलिए सोचते हैं, थोड़े समय बाद में जब लोग शांत दिमाग से सोचेंगे देखेंगे तो सेंसिबिलिटी आएगी कि भाई वाकई में क्या इतनी खराब खबर है जिस पे स्टॉक 15% गिर जाए। आइए बढ़ते आगे, तब तक जय ठक्कर है हमारे साथ तैयार, वक्त है कैश का ऑप्शन। जय जी, स्वागत है आपका। बताएं सर, एक तो सुबह वाला कॉल ऑप्शन कमाल तो किया ही होगा, 16,400 तक पहुंच गया, आई एम श्योर टारगेट हिट हो गए, जरा उसका अपडेट दीजिए, बधाई लीजिए। जी थैंक यू वेरी मच अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। जी अनिल जी, उसके टारगेट्स हासिल हो गए, इनफैक्ट अभी भी अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है 132-30 के आसपास, जिनका अभी भी पोजीशन ओपन है वो बुक कर सकते हैं, अदरवाइज तो टारगेट्स आ ही चुके हैं अनिल जी इसमें, तो श्योरली इसको प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। इनफैक्ट अनिल जी काफ़ी ओवरसोल्ड था ये, तब भी अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत है जगह ऊपर जाने की। इनफैक्ट जो 16,350 400 हम जो लेवल्स सोच रहे थे सुबह, वो लेवल्स देखने मिले हमें, बट नाउ आई थिंक दैट अनिल जी और थोड़ी रूम है ऊपर की तरफ, इसीलिए यहाँ पे 16,500 के स्ट्राइक का कॉल खरीदना है। यही वीक की एक्सपायरी का, 12 मई की एक्सपायरी का, आप 16,500 का कॉल खरीदो, 85 पर मिल रहा है अनिल जी ये भी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी कि ऊपर में लगभग हमें 16,520 लेवल, ये पहले लेवल्स देखने मिल सकते हैं स्पॉट में, एंड अगर उसको निकालने में कामयाब होता है अनिल जी, देन यू नो वी कैन गो एंड सी द लेवल्स ऑफ 16,600 एज वेल। सो ये वाला गैप तो फिल हो गया अनिल जी, उसके ऊपर एक और गैप है वो भी फिल हो सकता है अगर 16,500 लेवल्स निकलता है, तो अभी तो 85 पर ये खरीदे। यहाँ पे अनिल जी आपको स्टॉप लॉस जो है नीचे में रखना पड़ेगा 37 पर, सो 85 पर खरीदे, 37 का स्टॉप लॉस रहेगा अनिल जी। पहला टारगेट जो इसका निकल कर आ रहा है दैट वुड बी 136 136, एंड दूसरा टारगेट जो है वो 157 का है। सो 136 और 157 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे, 16,500 का कॉल 12 मई की एक्सपायरी का। ओके 12 मई की एक्सपायरी का 16,500 का कॉल ऑप्शन। आप कह रहे हैं कैश पे 16,520 इंपॉर्टेंट लेवल है कैश मार्केट में, उसके पार निकले तो ताकत दिखेगी, राइट? जी ये कहाँ से आया है? मेरे कहीं भी दूर तक नहीं आ रहा। निकलता है तो 16,520 मेरे डेटा में कहीं आ नहीं रहा। जी जी नहीं अनिल जी, ये जो लेवल्स मैंने आपको बताया वो डेरिवेटिव्स डेटा नहीं है, वो टेक्निकल्स डेटा है। वो जो डेटा वहां से निकला है और वो हिसाब से मेरी डेरिवेटिव की स्ट्राइक भी मैच हो रही है, अदरवाइज तो 16,520 एंड 16,600 630 अनिल जी ये लेवल स्पॉट में निकल रहे हैं। वो टेक्निकल डेटा अनिल जी शायद इसीलिए आपके साथ मैच नहीं हो रहा है वो, अदरवाइज डेरिवेटिव्स डेटा देखेंगे तो 16,500 अनिल जी राउंड ऑफ बनेगा। नहीं ये वाला मैच हो गया 16,600 16,630 वाला जो बोल रहे हैं ना आप, ये हो गया 16,600 16,650 ब्रॉडली 675 वाली कंजेशन जो है वहाँ तक की रिकवरी दिखती है, बढ़िया है। तो 16,500 525 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, मेरी 16,500 के आसपास आ रही है रुकावट, बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ से देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल जय की राय 16,500 का कॉल ऑप्शन खरीदें 85 रुपये में, 37 का स्टॉप लॉस 136 157, और सुबह का कॉल ऑप्शन सुपर हिट, शुक्रवार का पुट ऑप्शन डबल सुपर हिट, मतलब एकदम मतलब फुल फॉर्म में जाए, एकदम दोनों तरफ बैटिंग करते हुए, बिल्कुल एकदम CSK की तरह। एक मिनट जय, येलो ही दिख रहे हैं, जरा जय को दिखाइए एकदम। हाँ 200 प्लस का स्कोर पहले बैटिंग करते हुए, फिर 90 रन 91 रन से जीते, मतलब वैसा वाला हाल है, एकदम जबरदस्त फुल फॉर्म में जय। ओके आइए, सुमित जी भी तैयार है सुपर हिट शेयर के लिए, बिगुल। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी बाय का स्टॉक है 1,071 1,072 का अभी भाव चल रहा है। आईटी सेक्टर है, स्टॉक का नाम है HCL टेक। HCL टेक के अंदर लास्ट 2 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं,
थर्ड डे का हाई अभी जस्ट ब्रेक करने वाला है, तो मेरे को लग रहा है कि HCL टेक के अंदर यहां से मोमेंटम ऊपर का बन सकता है। 1048, 1050 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट लेवल है, तो ये स्टॉप लॉस लगाना है 1050 के नीचे का, और यहाँ पे CMP पे खरीदारी करनी है। अब ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है HCL टेक के अंदर, वो यहां से मेरे को लग रहा है कि इस बाउंस बैक के अंदर 1100 का पहला टारगेट बनेगा। 1100 का लेवल निकलने पे स्टॉक में मोमेंटम बनेगा और 1125 रुपए तक के लेवल बाउंस बैक में, पुल बैक में HCL टेक में देखने को मिल सकते हैं। 2 से 3 दिन का व्यू लेके काम करें, HCL टेक में खरीदारी करें, 1050 के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं, 1100 1125 के टारगेट्स के। आप जैसा बोल रहे हैं वैसे ही करेंगे। HCL टेक में करें खरीदारी, 1050 का स्टॉप लॉस। बड़े दिनों बाद वापस से इस स्टॉक पर रिकमेंडेशन आई है कहीं से खरीदारी करने की आई है, लेकिन खरीदारी की रिकमेंडेशन तो कई स्टॉक में आ रही है, लेकिन बिकवाली का मामला जो दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, और वो है विदेशी निवेशक दम लगाकर, जोर लगाकर, एक तरफा दे धनाधन, ऑल बायर्स सेटिस्फाइड, जिसको जितना चाहिए देने के लिए तैयार है FIs। क्यों, कितना बेच दिया है, अब और कितना बचा है? ये सारे सवाल आपके दिमाग में आते हैं ना? आते हैं ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल आते हैं ना बंसल जी, आते हैं ना ये सारे सवाल दिमाग में? मार्केट में मंदी होती, बंसल जी की आवाज नहीं निकलती, मुस्कुराहट नहीं आती। बंसल जी ऐसे कैसे चलेगा? नहीं अनिल जी, सब चल रहा है, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, लेकिन लग नहीं रहा आपके चेहरे देखे। चलिए आपके लिए है ना एक अच्छी रिसर्च रखते हैं, वो बताएंगे कि भाई और कितना बेचना बाकी रहा है FIs का, उसका थोड़ा अंदाजा दें। उससे पहले हाँ, कुणाल जी कुछ कह रहे हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बंसल जी की मुस्कुराहट इसलिए नहीं आ रही अनिल जी कि 58 मिनट हो गए अनिल जी, अभी तक हम कॉल नहीं दे पाए हैं, तो आम सहमति नहीं बन रही अनिल जी। लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हाँ। कुछ मिल ही नहीं रहा है अनिल जी। और उसके ऊपर मैंने कुछ कहा भी नहीं आज आपको। आशीष जी ने ऑलरेडी बार बार बोल दिया जो ज्यादा नोटा का इस्तेमाल करेगा वो उनके फेवर में रहेंगे। मैंने कहा चलो जाने दो, आज कुणाल जी राकेश जी को छोड़ दो, अभी आशीष जी बैठे हैं, कल सुबह आशीष जी नहीं होंगे तब देख लेंगे। तो आइए तब तक आशीष जी के बजाय आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष बताइए FIs की होल्डिंग का क्या हाल है? सर लगातार बिकवाली कर रहे हैं। 7 महीने में देखो तो 2.33 लाख करोड़ कंटिन्यूस, हर महीने 40,000 करोड़ से ऊपर की जो बिकवाली है लगातार करते जा रहे हैं। अब इसके चलते क्या हुआ कि निफ्टी 500 में जो टोटल ओनरशिप होती है, प्रमोटर्स की कितनी है, रिटेल की कितनी है, DIs की कितनी, FIs की कितनी, तो उसमें विदेशी निवेशक FPIs की होल्डिंग आप देखें तो 3 साल के निचले स्तर पर आ गई है। 2019 में जो है करीब 19.3% थी, अभी फिलहाल इसके करीबी आ गई है 19.5। इससे पहले दिसंबर 2021 में देखें तो हाईएस्ट थी 24%। लगातार इनकी तरफ से जो बिकवाली आ रही है, इसके चलते जो इनकी होल्डिंग्स है घटकर 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। लेकिन क्योंकि इस दौरान अगर आप देखें तो रिटेल निवेशक हैं, साथ में जो DIs हैं, इनकी तरफ से खरीदारी लगातार बढ़ती जा रही, तो इनकी ओनरशिप में एक अच्छा इजाफा आपको देखने को मिला है। लेकिन क्योंकि विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली करते जा रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि जो FIs हैं अब वो भारत को कम पसंद करके चीन जैसे देशों में जो अपना एक्सपोजर लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, भारत से अपना एक्सपोजर कम कर रहे हैं। इसके चलते ये आंकड़ा जो है भारी भरकम आपको देखने को मिल रहा है। सिर्फ इसी महीने की बात की जाए, महीना अभी सिर्फ शुरू हुआ है, 12,700 करोड़ की बिकवाली ऑलरेडी कैश में FIs कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पिछले 7 महीने में देखें तो कंटिन्यूस एक भी महीना ऐसा नहीं है जहां पर नेट खरीदारी जो है विदेशी निवेशकों की तरफ से देखने को मिली। अक्टूबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, अप्रैल तक का भी लास्ट अगर आप आंकड़ा देखें तो 40,653 करोड़ की भारी भरकम बिकवाली इन्होंने की है। इसको थोड़ा बहुत ऑफसेट करने का काम जो है DIs कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से ऑफसेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जैसे कि बताया कि 7 महीने में 2.33 लाख करोड़ की जो है बिकवाली की है। इसके अगेंस्ट आप देखें तो करीब 1.99 लाख, करीब 2 लाख करोड़ के आसपास जो है घरेलू निवेशकों ने खरीदा है। इसके चलते सर इनकी होल्डिंग जो है वो घट गई हैं। 2,48,000 के सामने 2 लाख का खरीदा, बराबर ना? देखो एक चीज समझो जी, कभी भी जितना FIs बेचेंगे उतना घरेलू फंड खरीद ही नहीं सकते। उसकी वजह ये नहीं कि उनकी ताकत कम है, इनफैक्ट कई सारे FIs से हमारे लोकल म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसकी वजह ये कि बहुत सारे आपके PMS, बहुत सारा रिटेल मनी जो डायरेक्टली बाजार में आता है, बहुत सारे प्रमोटर्स की खरीदारी, वो तो घरेलू फंड में आती नहीं है। तो हर मार्केट में, इंडिया ही नहीं किसी भी मार्केट में आप जाएंगे तो FIs का नंबर हमेशा लोकल मार्केट से जनरली छोटा होता है, स्पेशली डेवलप मार्केट में तो हो गई। हमारे मार्केट में पहले हमेशा इसलिए बड़ा होता था कि हमारे मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर थे ही नहीं। 2-3 साल से जो क्रांति आई है, उस क्रांति के चलते अब हमारी रिटेल की ताकत दिखती। नहीं तो पहले अगर बेच देते 2.5 लाख करोड़, 7.5 या 4.5 का निफ्टी नहीं आ जाता, नाम बदल दो, ऐसी बैंड बजाती थी। अब देखिए, अब इतना बेचने के बावजूद मार्केट अभी भी टिका हुआ है 16,000 पे। तो वो इसीलिए है कि रिटेल की ताकत है, PMS का पैसा है,
कई सारे ऐसे दूसरे फंड्स जो खरीदारी कर रहे हैं जो डीआईज की कैटेगरी में नहीं आते, लोकल मनी है जो बाजार को होल्ड कर रही है। तो ये है इंटरेस्टिंग चीज़। अब कुणाल जी को तो खैर पहले भी चिंता नहीं थी, राकेश जी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं। राकेश जी की चिंता ना करें, आप अपनी ताकत पर भरोसा करें। एफआईज कितना भी बेचें, लोकल पैसा मार्केट में आने को तैयार बैठा है और आ भी रहा है। आइए बढ़ते आगे बिगुल किरण जी के लिए, और किरण जी के लिए किरण का कमाल एक बिगुल। जी किरण जी बताएं सर। अनिल जी, स्टॉक था काफी वीक है, पर अभी जरा सा ज्यादा गिर गया है, तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा पुल बैक में बेचेंगे। चंबल फर्टिलाइजर था, मैंने आइडेंटिफाई किया था 432-33 के आसपास, अभी 426 हो गया है। तो मेरा मानना है कि अभी इधर बेचने की सलाह नहीं होगी, पैटर्न खराब है, पर आपको थोड़ा सा ऊपर अगर मिलता है तो बिल्कुल बेचना चाहिए। 430 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा 437 का, और टारगेट के लिए मैं मानता हूं 417 पहला रहेगा और दूसरा रहेगा लगभग 407 के आसपास। ये है आपके लिए राय 417 और 407 के टारगेट के लिए चंबल में बेचने की राय, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, स्टॉक जोर से गिर गया है, थोड़ा ऊपर आ जाने दें फिर बेचे, ये ठीक रहेगा आपके लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और अब फोकस करते हैं रिजल्ट्स पर। SRF कई लोगों का फेवरेट, जिसमें खासतौर से सिमी जी का, खासतौर से सिद्धार्थ जी का, और काफ़ी हद तक वागले साहब का भी फेवरेट शेयर है SRF। नतीजे देगा कल आएंगे ना रिजल्ट्स सर? आ जाएंगे आज मार्केट बंद होने के बाद, मार्केट के बाद आ जाएंगे SRF के रिजल्ट। आशीष बताइए अनुमान। सर बढ़िया आ रहे हैं रिजल्ट। सबसे खास बात है कि मार्जिन 24% से बढ़कर 26%। मार्जिन बढ़ना काफ़ी रह रहे आज के इस क्वार्टर में। आप देखें, खास बात ये भी है कि इनकी टोटल रेवेन्यू में देखें तो आपको 35% का इजाफा देखने को मिलेगा, और अक्रॉस सेगमेंट आप देखें, केमिकल्स हो, पैकेजिंग, टेक्निकल टेक्सटाइल्स हो, सभी सेगमेंट में 25 से 30% की सालाना आधार पर आपको ग्रोथ नजर आएगी। कामकाजी मुनाफा भी जो है यहाँ पर आपको 44% की ग्रोथ दिखेगी, और मार्जिन मैंने आपको बताया मुनाफे का आंकड़ा भी बेहद दमदार है, क्योंकि 40% की ग्रोथ यहाँ पर आपको नजर आएगी। 528 करोड़ का जो है बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है, यानी आय, मुनाफा, मार्जिन हर लिहाज से देखें तो नतीजे जो हैं काफी बढ़िया आएंगे। तो SRF के अच्छे रिजल्ट्स रहने की उम्मीद। और वागले साहब, चार्ट्स आपको ही देखने हैं, रिजल्ट के पहले कोई ट्रेड लेना है या नोटा? है, लेकिन इतने गिरने के बाद SRF बाउंस बैक भी कर सकता है। बाउंस बैक के लिए मैं प्ले नहीं करना चाहता, तो अवॉइड ही करें, नोटा ही बेटर ऑप्शन होगा। ओके, नोटा का करें इस्तेमाल। न तेजी न मंदी, कुछ नहीं, कल की कल देखी जाएगी, रिजल्ट्स के बाद वो होगा आपके लिए ज़्यादा बेहतर। फिलहाल ये है एक्शन आपके लिए। नतीजों से पहले थोड़ा एक्शन आ रहा है दालमिया भारत में। इस काउंटर को भी पुल अप करिए, यहाँ पर भी आप मूव बनते हुए देख रहे हैं। करीब 1.5% ऊपर इस समय एक मूव थोड़ी देर पहले आई थी काउंटर में, और ये सस्टेन कर पाएगी या नहीं देखना जरूरी है, बट इस पर थोड़ा मूव आपको आते हुए दिख रहा है। थोड़ी देर पहले अनिल जी रिकवरी अच्छी आई थी बाजार में, ऑलमोस्ट 16,350 के ऊपर गया और वापस फिसल गया। मतलब पिछले 10 मिनट में अपने 100 पॉइंट ऊपर नीचे होते हुए 75 से 100 पॉइंट नीचे आया एकदम जोर से। जो डाउ की शाम की वॉलेटिलिटी हो रही है वो अब थोड़ी थोड़ी हमारे बाजार में भी आती है। 435 नीचे हो गया ना। डाउ 350 नीचे था, डाउ लगभग 350 से 450 पहुंचा। हम यहाँ 16,370 से 16,280 आ गए, 100 पॉइंट नीचे आ गए। 100 पॉइंट नीचे आ गया, बिल्कुल सर। तो एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए, डाउ को जोड़ दे निफ्टी के साथ में, ऐसा वो एल्गो ट्रेड होते हैं ना सर, जो अपने आप ही ट्रेड हो जाए। डाउ बढ़ा तो ले लो, डाउ घटा तो बेच दो टाइप। एग्जैक्टली, मतलब पूरा का पूरा डाउ फ्यूचर्स पे मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, और उसी का रिएक्शन आप हमारी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। 100 पॉइंट की रिकवरी और फिर एकदम 100 पॉइंट की गिरावट आती हुई देखिए। बट कुछ कैश स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ा एक्शन और बन रहा है, वहीं पर नजर रखिए। और सुमित जी का एक फेवरेट काउंटर है जमुना ऑटो, जिस पर एक बड़ा स्पाइक इस समय आते हुए दिख रहा है। सुमित जी जरा देखें जमुना ऑटो को। दीपांशु, इसी को देख रहा था मैं। स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल लोअर लेवल से फॉर्म हुई है, जिसके अंदर आज ही के दिन में ऑलमोस्ट 8 से 10 रुपए का मूव हमने लोअर लेवल से देख लिया है। कल का हाई ब्रेक हो चुका है, आज 105 के ऊपर इसमें क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो फिर स्टॉक में इस हफ्ते में और 10 रुपए का ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। जिन्होंने भी पोजीशंस ली है या लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट किया है, वो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और पोजीशंस होल्ड करें। 110, 115 ये लेवल इमीडिएटली जमुना में ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। तो ये आपके लिए जमुना ऑटो, जहां पर एक स्पाइक आपने अभी आते हुए देखा है। नजर रखिए कैश काउंटर्स में आप फिर भी थोड़ा मूव आते हुए देख रहे हैं, बट बाकी अगर आप बाजार की बात करें
तो इस समय हालत ख़राब हो रही है और स्टॉक्स और फिसलते हुए आपको दिख रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर बाय द वे 12% तक के सर्किट पर आपको जाते हुए दिखा था थोड़ी देर पहले। इस पर भी आप रखिए नज़र, एक्शन वहाँ पर भी बन रहा है। ऑयल इंडिया ये भी एक और काउंटर है, ओएनजीसी की तरह हमने देखा, ओएनजीसी में अच्छा एक्शन था। ऑयल इंडिया जरा देखें किरण जी, ओएनजीसी की तरह इस पर भी मूव आ रही है और डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है ऑयल इंडिया इस समय सर। बिल्कुल दीप, चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है। एक अच्छा बेस 218 के आसपास देखने को मिल रहा है और इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए पोजिशनल। मेरा मानना है कि पोजिशनली जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो लगभग 248 250 के आसपास आता है, जहां पे रिव्यू लेना चाहिए। मीडियम टर्म आउटलुक से इस स्टॉक को बिल्कुल लॉन्ग पोजिशंस क्रिएट करने चाहिए। इससे बड़ा मूव जो आने वाला है वो 260 के क्रॉस करने के बाद आएगा, तो वो बहुत बड़ा वाला मूव देखने को मिलेगा। तो 250 to 260 एक कंजेशन जोन है जहां पे आपका ध्यान होना चाहिए। तो ये है आपके लिए ऑयल इंडिया जहां पर रखनी है नजर, ओएनजीसी ऑयल इंडिया दोनों पर रखनी है नजर। कच्चे तेल में हम मूवमेंट देख रहे हैं 110 111 डॉलर की रेंज में कायम है और पिछले हफ्ते भी 4% की तेजी देखी थी। ऑफ कोर्स ऑयल प्राइस मूवमेंट कुछ कंपनीज का नेगेटिव असर भी करता है। यूजुअली हम मानते हैं कि पेंट कंपनीज पर इसका नेगेटिव असर आता है, हालांकि पेंट कंपनीज फिर बाद में ये प्राइस पास ऑन कर देती हैं। बट पिछली तिमाही कैसी रही है पेंट कंपनीज के लिए? एशियन पेंट्स के स्टॉक के लिए तो उतना अच्छा समय नहीं रहा है, बट नतीजे कैसे आएंगे एशियन पेंट्स के, कल आने वाले इसके नतीजे, आइए एक बार जानते हैं आशीष चतुर्वेदी के साथ। आशीष बताएं कैसे रहेंगे एशियन पेंट्स? दीपांशु, बहुत मिक्स्ड नंबर है। सबसे पहले देखिए मार्जिन पर, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि कच्चे तेल का इम्पैक्ट रहता है, कीमतें थोड़ी बहुत पास ऑन की है, लेकिन फिर भी डेंट है 20% से घटकर जो है 17.5% का बाजार जो अनुमान लगाकर चल रहा है। और वॉल्यूम ग्रोथ के अगर आप एस्टिमेट्स देखें तो बहुत ज़्यादा स्क्यूड है, बहुत ज़्यादा मिक्स्ड है, तो परफेक्ट अनुमान निकल कर नहीं आ रहा। लेकिन ग्रोथ है, कारोबार में ग्रोथ जरूर है। आई में अगर आप देखें तो आपको 18% का जो है इजाफा देखने को मिलेगा। अच्छी बात है कि तिमाही के दौरान जो है मार्केट शेयर के भी गेंस देखने को मिले। कामकाजी मुनाफा महज 4% की ग्रोथ आपको यहाँ पर नजर आएगी। मार्जिन, क्योंकि इनपुट कॉस्ट प्रेशर जो है लगातार यहाँ पर देखने को मिला, 20% से घटकर 17.5%। और जो मुनाफे का टोटल आंकड़ा है वहां पर भी देखें तो आपको केवल 6% की ग्रोथ है। 870 करोड़ पिछली तिमाही में था, पिछले साल की में। इस बार 920 करोड़ का जो है बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है, यानी बहुत ही मिक्स्ड नंबर्स इस बार देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़े मिले जुले नंबर्स इस बार देखने को मिल सकते हैं। जहां तक एशियन पेंट्स का सवाल है, एग्जैक्ट फ्लैट 3000 के लेवल पर है। बंसल जी जरा देखें एशियन पेंट्स के चार्ट को सर, इंपॉर्टेंट लेवल सब क्या है? ओके, बंसल जी से थोड़ा ऑडियो इशू है। कुणाल जी जरा देखें एशियन पेंट्स के चार्ट सर। ओके, कुणाल जी, आई थिंक हमारे दिल्ली लाइंस में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम इस समय आती हुई दिख रही है, बट एशियन पेंट्स नज़र रखिए इसके नतीजे इस बार कैसे रहेंगे। मीनवाइल एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज को पुल अप करिए, डेज लो पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और यही नहीं, टॉप लूजर आज निफ्टी का आपको रिलायंस आते हुए दिख रहा है। तो कोई सपोर्ट रिलायंस में इस बार नहीं आया। यूजुअली हम एक अच्छी प्री रैली देखते हैं रिलायंस में नंबर्स से पहले, पोस्ट नंबर्स फिर उसका एडजस्टमेंट होता है, पर इस बार ना ही प्री नंबर्स रैली आई है और पोस्ट नंबर्स तो आप देख ही रहे हैं। डेज लो पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है और टॉप लूजर है इस समय बाजार का। तो इसका काफ़ी भारी इंपैक्ट आपको आते हुए दिख रहा है और साथ ही आप इंपैक्ट आते हुए दिख रहे हैं जिस तरह से बैंक्स की बिकवाली। तो रिलायंस नहीं सपोर्ट कर पा रहा है, बैंक्स नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं, थोड़ा IT जरूर अटेम्प्ट कर रहा है, बट उसका भी इस समय इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। सचिन जी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और लेंगे उनसे एक व्यू जिस तरह से रिलायंस पर व्यू आ रहे हैं। सचिन जी बताएं, रिलायंस इंडस्ट्रीज 4% नीचे। डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी वीकनेस है एंड अभी कुछ मिनटों पहले ही जिस तरीके से कैश में सेलिंग हो रही है, मुझे लग रहा है नीचे के जो लेवल है लगभग अराउंड 2450 2430, जहाँ पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है अभी क्रिटिकल जोन सपोर्ट के लिहाज से वही होना चाहिए। तो वहाँ पर आता है स्टॉक तो डेफिनेटली एक अच्छे वैल्यू जोन पे होगा। बट जिस तरीके से फिलहाल सेलिंग हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो रिटेन करने की सलाह होगी। ऑन द हायर साइड 2550 के आसपास काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस बन चुका है एंड ऑन द लोअर साइड मुझे लग रहा है 2450 एक अच्छा रिव्यू जोन बन सकता है। तो अभी भी बिकवाली करनी चाहिए रिलायंस के फ्यूचर्स। ओके, तो ये है आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज डे लो पर आता हुआ और इसी वजह से थोड़ी रिकवरी में सुस्ती फिर से आती हुई दिख रही है। लेकिन इस सुस्ती में खाली रिलायंस को दोष न दें, 450 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स भी है, 250 पॉइंट नीचे अब नैस्डैक फ्यूचर्स भी है, जो 200 नीचे थे 250 हो गए, 350 नीचे थे 450 हो गए। तो डाउ फ्यूचर भी ऐसे गिर रहे हैं जैसे मतलब इनको रुकना ही नहीं है, चले गिरेंगे भाई, इनके हिसाब से चलेंगे, हमारे हिसाब से थोड़ी चलेंगे। वजह बता दो ना, क्यों गिर रहे हैं? हाँ, समझ वजह नहीं बता रहे, बस ये क्यों गिर रहे हैं, बिना वजह गिर रहे हैं, बस वजह नहीं पता चल रही है। चलिए कोई बात नहीं, गिरना है इसलिए गिर रहे हैं।
सिंपल सी बात है। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर पूरा एक्शन है और उन्हीं पर एक बार फोकस किया जाए। आज मैं ना थोड़ा सा डीप निकाल रहा हूँ गेंडर्स लीडर्स की लिस्ट में एक स्टॉक जो ऊपर आया है, रेफेक्स इंडस्ट्रीज। ये गैसेस बनाने वाली कंपनी 17% आज मजबूत होता हुआ दिख रहा है। गजब का एक्शन आया है। रेफेक्स इंडस्ट्रीज, REFEX, रेफेक्स। तो जरा इसके चार्ट देखिए। दिल्ली की लाइनें सब अस्त व्यस्त हैं या व्यस्त हैं या चुस्त दुरुस्त है? कुणाल जी खाली है अनिल जी, बिल्कुल खाली है। खाली हो गए? खाली लाइनें हैं अनिल जी, बिल्कुल खाली हो गए। काम नहीं है हमारे पास, बिल्कुल खाली हो गए अनिल जी। आज कोई काम ही नहीं निकल रहा है तो अनिल जी बिल्कुल खाली बैठे हैं हम दोनों। बताएं सर, एफएक्स के चार्ट देखिए, राय दीजिए। अनिल जी चार्ट अच्छा है रेफेक्स का, पहले देखा हुआ है। स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रहा है कई दिनों से और आज यकायक इसमें गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद ये मेजर लेवल्स के ऊपर अब ट्रेड करने लगा है। तो अगर आज ये बंदी आती है इन स्तरों के आसपास, 140 के ऊपर बंदी आती है, तो स्टॉक में आपको 165-70 के भाव देखने को मिलेंगे। ये भी मुझे लगता है अनिल जी ट्रेडिंग के लिए उतना बेहतर नहीं है जितना निवेश के लिए है। तो अगर आज 140 के ऊपर क्लोज आता है तो बाय करके चलें। 160 का टारगेट होगा, थोड़ा पेशेंटली होल्ड करना होगा। और स्टॉक है जो हाल ही के लिस्टेड आईपीओ का, आज वैसे आज का आईपीओ तो कमाल कर ही रहा है। कैंपस अभी भी 30% ऊपर है, 380 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज का हाई 418 है, तो बढ़िया और तेजी बनती हुई दिखी है। उमा एक्सपोर्ट्स, ये भी हाल ही की लिस्टिंग, 14% आज उमा एक्सपोर्ट्स आपको मजबूत नजर आएगा। यहाँ पर भी भरपूर खरीदारी होती दिख रही है। इस स्टॉक में भी बढ़िया तेजी बनती दिख रही है। किम्स डायग्नोस्टिक, ये भी आज अच्छा मजबूत है, 1200 के पार निकलता हुआ दिख रहा था। तो हाल ही की लिस्टिंग वाले आईपीओज में भी एक्शन पूरा बनता हुआ दिख रहा है। कम से कम वहाँ हल्की फुल्की खरीदारी आने के आसार हैं, साफ नजर आ रहे हैं। और आज की लिस्टिंग ने तो कमाल ही कर दिया सर, 30% ऊपर है इस समय, 380 का लेवल आ गया। इसलिए हम बार बार पिछले 2 हफ्ते से ये कह रहे हैं कि भाई साहब लॉन्ग टर्म सोच के करोगे तो शॉर्ट टर्म में पैसे बन जाएंगे, शॉर्ट टर्म सोचोगे तो फिर दुखी हो जाओगे। तो जिसने लॉन्ग टर्म सोच के पैसा लगाया शॉर्ट टर्म में बन गए। व्यू लंबा रखो, बन जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं। आपके लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है, करना ही है, तो ये आपके लिए एक बढ़िया एक्शन हो सकता है। बिल्कुल, और कैश काउंटर्स पर ही रखिए नज़र सर, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी और एक्टिविटी आपको बनती हुई दिख रही है। अभी हमने बात करी थी जमुना ऑटो की, उसके बाद देखिए और भी काफ़ी सारे काउंटर्स हैं जहाँ पर खरीदारी आ रही है। नोसिल, ये भी एक और चार्ट है जिस पर अच्छी मूव बनती हुई दिख रही है। इनफैक्ट 6.5% का उछाल नोसिल पर आया है। सेठी साहब, जैन साहब की लिस्ट में कई बार ये काउंटर भी शामिल होते हुए आपको दिखा है। सचिन जी, कैसा लगता है नोसिल का चार्ट सर? 245 का लेवल डेज हाई पर। जी दीपांशु, काफ़ी बढ़िया आउट परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट ये आउट परफॉर्मेंस पिछले 3 हफ्तों से लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखी गई है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बुलिश बायस ही रखना है। जिस तरीके से एक फ्लोर बन चुकी है लगभग 230 के आसपास, आई थिंक उसी पर्टिकुलर लेवल के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग्स कॉन्ट्रा बिल्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा डेटा लंबा देखें तो वहाँ पर एक काफ़ी क्लासिकल इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, जिसके प्राइस टारगेट लगभग अराउंड 290 प्लस के आ रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी बेहतरीन है। तो 230 का स्टॉप लॉस आप लगाइए एंड खरीदारी करने में कोई हर्ज नहीं है। इमीडिएट रिव्यू जोन होगा अराउंड 265 के आसपास एंड पोजिशनल टारगेट ऑन द लॉन्ग टर्म मुझे लग रहा है 290 के आसपास एक स्विंग जरूर तय होगा। तो ये है आपके लिए नोसिल, 290 के लेवल्स इस पर आ सकते हैं। पीवीआर के नतीजों के बाद आइनॉक्स लेजर पे भी आपने थोड़ा स्पाइक आते हुए देखा। तो पीवीआर नतीजों के बाद थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया इसने, और आइनॉक्स लेजर इस पर भी आपने हल्की सी मूव आती देखी, ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है, बट थोड़ा एक्शन इन काउंटर्स पर भी बना है आज के लिए। बट आइए एक्शन में हैं फार्मा स्टॉक्स, और फार्मा में दिग्गज सिप्ला, इसके आने वाले हैं नतीजे कल। एक बार जानते हैं कुशल के साथ सिप्ला क्या है बाजार का अनुमान। कुशल बताइए। देखिए नंबर्स तो अच्छे ही आने वाले की एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहे हैं सिप्ला को लेकर, और खासकर आप देखिए यहाँ पर कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वहाँ पर अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। करीबन 32% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। सालाना आधार पर 1050 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी दर्ज कर सकती है। हालांकि आय में उतनी बड़ी बढ़त नहीं है क्योंकि डोमेस्टिक जो इनका कारोबार है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बट यूएस की बिक्री लगभग 17% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। डेफिनेटली जो लॉन्चेस इन्होंने किए हैं नए, और साथ ही जो मार्केट
मार्केट शेयर गेन इनका होता हुआ दिखा है कुछ एक स्पेसिफिक ड्रग्स में, वो डेफिनेटली इनके लिए पॉजिटिव रह सकता है और इसी वजह से कामकाजी मुनाफा में जिस तरह की बढ़त रही है, मार्जिन्स भी 17.3% के मुकाबले 21% और कंपनी का मुनाफा भी 40% बढ़कर 578 करोड़ पर आता हुआ दिखा। तो ये आपके लिए सिप्ला, इस पर रखनी है नजर, देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस सिप्ला इस बार करता है। वागले साहब, सिप्ला के चार्ट पर कोई राय सर? 940 का लेवल। दीपांशु, यहाँ पर बेच नहीं सकते, काफी गिरावट हो चुकी है। एक सपोर्ट लेवल है लगभग 900 का जो ब्रेक नहीं होगा ऐसा मेरा मानना है, लेकिन वो मोमेंटम भी नहीं दिख रहा है कि यहाँ से बाय करके 1000 तक चला जाए। वॉल्यूम्स बिल्कुल कम है, तो मैं थोड़ा सा साइडलाइंस पे रहना प्रेफर करूंगा। ओके, तो ये आपके लिए सिप्ला पर राय आती हुई दिख रही है। आज सब लोग मनी बना के रखे हैं, नोटा ही नोटा है। बढ़िया है, चलिए अच्छा। देखो वागले साहब नोटा का भरपूर इस्तेमाल करें, कुणाल जी राकेश जी भी कर ही रहे हैं। सचिन जी ने बस एक वो अदानी एंटरप्राइज दिया, उसके बाद मुंह पे ताला लगा दिया है। किरण जी ने भी मतलब एक आध मुहूर्त के हिसाब से कि मैं आया हूँ, ये आपको पता रहे, उस हिसाब से एक आध में कॉल दे देता हूँ। और आशु सर भी न लेने दे रहे न बेचने दे रहे हैं। आशु सर तो नोटा का प्रचार भी कर रहे हैं। तो चलिए, सब लोग नोटा के मूड में, तो हम हमारा काम करते हैं रिसर्च वाला। आइए, तैयार है हमारे साथ कुशल बताने के लिए कौन से वोडाफोन आइडिया, इसके आने वाले रिजल्ट्स। अगर आप लोग ट्रैक नहीं भी करते हो तो वोडाफोन आइडिया भी वैसे ही है, लव मी और हेट मी, कांट इग्नोर मी। तो मतलब बात तो होगी ही होगी। बताएं रिजल्ट्स कैसे रहेंगे? नंबर्स के लिहाज से पॉजिटिव साइड पर ही एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर आय में 5% की ग्रोथ, 10,200 करोड़, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ। और स्पेसिफिकली कंपनी की आरपू, जैसे कि हमने रिलायंस के केस में भी देखा कि यहाँ पर आरपू में अच्छी बढ़त आती हुई दिखी थी, यहाँ पर भी करीबन 7% की बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने प्राइस हाइक्स लिए थे। तो 123 की वैल्यू आरपू पर आ सकती है, और साथ ही कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है वो 39.3% था, इस बारी 40.4% पर आ सकता है। इनफैक्ट इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा वो कंपनी का घाटा रिड्यूस होने में होगा। 7,230 करोड़ का घाटा था पिछली तिमाही में, इस बारी 7,000 करोड़ का घाटा हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो ओवरऑल नंबर्स थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पर ड्रिफ्ट होते हुए दिखेंगे, बट देखना होगा कि सब्सक्राइबर लॉस जो होता हुआ दिख रहा है वो आरपू से कितना बड़ा सपोर्ट हो सकता है, और फंड रेजिंग इसको लेकर कंपनी क्या कहती है, क्योंकि हर बारी हर तिमाही में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर फंड रेजिंग पर अपडेट आएगा, तो ये देखना काफी अहम होगा। तो चलिए, अपडेट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, नतीजों के लिहाज से भी ऑफकोर्स वोडाफोन पर नजर रहेगी ही। बंसल जी, लंबे समय से चर्चा नहीं हुई है सर, और स्टॉक ने भी कुछ खास किया नहीं है। 11-12 तक गया था, वापस 9 के लेवल पर आ गया, और काफी समय से 10, 9, 11 इसी की रेंज में अटका हुआ है। क्या राय है सर वोडाफोन पर? देखिए दीपांशु, राय अच्छी नहीं है। एक तो स्टॉक ने 9 रुपए 30 पैसे का एक लेवल को तोड़ दिया है, तो एक जो अहम सपोर्ट थे, इसका एक डबल बॉटम था, उसको स्टॉक ने तोड़ा हुआ है। तो मेरी राय में तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब जिसको वेट करना है पुल बैक का वेट करें। टेक्निकली तो जो इसका एक मेजर सपोर्ट था वो टूट चुका है। तो टूट चुका है, अब कितनी देर इस यहाँ पर थमा रहता है, नतीजों के बाद कैसा रिएक्शन आता है। उतना हाई बीटा भी नहीं रहा है जितना ये यूजुअली हुआ करता था, बट देखते हैं वोडाफोन कैसी रहेगी इसकी नतीजों के लिहाज से परफॉर्मेंस पर। आइए आखिरी 10 मिनट जानते हैं अनिल जी से आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। सर, डाउ फ्यूचर्स 400 पॉइंट से ज्यादा का कट, नैस्डैक फ्यूचर्स 2% की गिरावट, यूरोप के बाजार 1 से 1.5% नीचे, रुपया 7750 लाइफ लोज के लेवल पर। हमारे बाजार भी सपोर्ट के मूड में नहीं है, क्या करें? दीप, देखिए सबसे बड़ी बात, जहां खुले उसके ऊपर क्लोज हो रहे हैं, तो ऐसा बहुत ख़राब नहीं है। लेकिन सामने आपका डाउ फ्यूचर्स 400 पॉइंट नीचे, तो आपको खरीदने नहीं देगा। तो मेरा ये मानना है सबसे बेस्ट तो ये कि फ्रेश पोजीशन ना बनाए तो ठीक है। ओवरसोल्ड मार्केट है, आप खरीदेंगे लेकिन फिर भी रिस्क तो है नीचे के। तो अगर आप 16,300 के आसपास खरीद रहे हैं, 16,000 या 16,100 का पुट ऑप्शन खरीद कर हेज करें, या 16,600 का कॉल ऑप्शन, ताकि 300 पॉइंट 200 से 300 पॉइंट अगर गैप से ज़्यादा खुले तो आपकी हेजिंग होनी चाहिए। उसके साथ ही आप नई पोजीशन बना सकते हैं। बाकी आप फ्रेश पोजीशन कल बनाएं। अब ये कि जिनको करना ही है तो फिर हल्की फुल्की खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन रिस्क पूरी है, ये ध्यान रखें, क्योंकि अमेरिकी बाजार दिन के दौरान भी इंट्राडे, फिर क्लोजिंग बेसिस पे, फिर डाउ फ्यूचर, फिर सुबह
बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे दिखा रहे हैं, तो बेहतर ये है कि ओवरनाइट पोजीशन ऐसे टाइम पे ना रखें और पुरानी है तो हेजिंग करके साथ चलें। निफ्टी की क्लोजिंग जो हो रही है 16,300 के आसपास, बैंक निफ्टी 35,300 के माफ़ कीजिएगा 34,300 के आसपास बंद हो रहा है। तो क्लोजिंग बेसिस पे जो हमारे स्टॉप लॉस है निफ्टी का 16,200 था और बैंक निफ्टी का 34,000 था, उन दोनों के तो ऊपर ही है। तो क्लोजिंग स्टॉप लॉस तो आज आपका नया माफ़ कीजिएगा नया ट्रिगर नहीं हो रहा, तो ये है। इंट्राडे वाला तो सुबह सुबह ही आपका ट्रिगर हो गया, तो वो आप देख लीजिए। फ्रेश पोजीशन ना बनाए तो बेहतर है। मुझे बहुत ख़राब नहीं लग रहा है यहाँ से, लेकिन ऐसा भर भर के ले जाएगा तो वैसा कल नहीं मिलेगा, वो वैसा भी हिम्मत और मूड नहीं है। बेहतर है क्या छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, दो कोई दिन नहीं करेंगे तो क्या होता है। ठीक है, जाने दीजिए। नोटा का प्रचार है, अगर कर ही रहे हैं पोजीशन तो हेज अप्रोप्रिएटली बना के जाएं, बट ये है इस समय बाजार पर राय। आइए जय ठक्कर के पास चलते हैं, जय के जैकपॉट के लिए। बताएं जय। जी दीपांशु खरीदना है 1080 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन HCL टेक का 25 रुपये 15 पैसे पर मिल रहा है, 25.15 पर दीप ये मिल रहा है, इसको खरीदे आप। यहाँ पे आपको दीपांशु जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 18.2 पर रखी है, 18 रुपये 20 पैसे पे। सो 25.15 पर खरीदे। 18.2 का टारगेट रहेगा दीपांशु इसका, सॉरी स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट जो दीपांशु इसका निकल कर आ रहा है दैट इज 3750 एंड सेकंड टारगेट विल बी 44। सो 3750 एंड 44 ये दो टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है। दीप 1100 के लेवल से अगर HCL टेक में निकलते हैं दीप, तो इसमें 1140 से लेकर 1180 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एक रिकवरी हमें HCL टेक में देखने मिल रही है। इनफैक्ट इन्फी भी मैंने सुबह रेकमेंड किया ही था, वहाँ पे अच्छा मूव देखने मिला। IT स्टॉक्स समाउ नेस्डैक तो डाउन है, बट यहाँ पे थोड़ा ओवरसोल्ड रीजन से शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है यहाँ पे। एंड सपोर्ट बहुत ही नज़दीक है, 1050 पर 1080 पे ट्रेड कर रहा है। सो ऊपर में 100 रुपये की जगह है, नीचे में डाउन साइड वेस्ट 30 पॉइंट्स का है स्पॉट में। सो रिस्क रिवॉर्ड उस लिहाज से भी अच्छा बन रहा है दीपांशु। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि HCL टेक का 1080 के स्ट्राइक का कॉल खरीद के चल सकते हैं। और दीप एक और चीज़ कहनी थी, अनिल जी जो कह रहे थे कि वो कलर थोड़ा अलग दिख रहा है, मे बी उसका रीज़न मैंने तभी तो क्लिक हुआ नहीं मुझे, बट बाद में मैंने सोचा तो मुझे समझ में आ गया, क्योंकि आज कैमरा जो है अनिल जी वो आज यूनिट जो है वो आपके ऑफिस से आया हुआ है, अदरवाइज तो दूसरी जो यूनिट है हमारी जो हमारे ऑफिस में आपने लगाई हुई है वो नहीं है, तो शायद उसका असर हो सकता है। शायद स्टूडियो में आऊँ तो और भी ब्राइट लगूंगा। देखो डिफरेंस देखो, डबल रोल में दिख रहे जय। आपके सामने टीवी है जय? टीवी स्क्रीन है कि नहीं आपके सामने? अनिल जी यूट्यूब चालू है। चालू देखो, यूट्यूब खोलो, चालू देखो। यूट्यूब है अनिल जी। हाँ तो खोलो जरा यूट्यूब पे देखो, आप दिख रहे हो क्या? देखो जरा डबल रोल में जय भी है, साथ में वीरू भी है। मैं तो सिंगल ही दिखा। अरे कैसे गजब सिंगल दिख रहा है थोड़ा। हाँ जी 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 अनिल जी, थोड़ा लेट चलता है। दिख रहा है अनिल जी। ऐसा कमाल हम ही कर सकते हैं जय। जी 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 बोलिए। जी अनिल जी, कभी ऐसा स्टूडियो में आऊंगा तीनों तीन होंगे अनिल जी। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। 3 वाली तो एक ही पिक्चर आई थी महान अमिताभ बच्चन की, जिसमें ट्रिपल रोल में था अमिताभ। अच्छा। हाँ, डबल रोल वाली बहुत आई है, ट्रिपल रोल वाली मेरे। बाकी एक पिक्चर आई थी जिसमें 9 रोल संजीव कुमार के थे। हाँ, संजीव कुमार साहब ने 9 रोल किए थे उसमें। आई थिंक कमल हसन की भी कोई एक ऐसी आई थी, उससे ज्यादा मतलब याद नहीं है, मुझे इतनी याद है। बाकी कोई फिल्मों के विशेषज्ञ जो अपने आप को काफी मानते हैं, मतलब नॉलेज के हिसाब से नहीं, पहला दिन पहला शो देखने जाते हैं वो समझते हैं हम फिल्मों के विशेषज्ञ हैं। ऐसा कुछ अगर जानते मानते हो तो बताएं। जी जय कुछ कह रहे? जी जय। जी अनिल जी ऐसे में हेज पोजीशन अच्छी बन जाएगी, एक जगह से कॉल आएगा एक जगह से पुट आ जाएगा अनिल जी, तो पोजीशन बन जाएगी। बिल्कुल। चलिए इस बीच बाजार बंद होने की तैयारी में आखिरी 5 मिनट बचे हैं, उतार चढ़ाव के बीच ही मामला। नई एज कंपनीज जरा एक बार देख लेते हैं। नाइका का चार्ट पुल अप करते हैं, नाइका, और उसके बाद PB फिनटेक और उसके बाद जोमैटो, और तीनों पे भारी गिरावट आती है। देखिए नाइका 6.5% नीचे आपको स्क्रीन पर दिखेगा सर। PB फिनटेक देखिए ये भी 5.5% नीचे, और जोमैटो देखिए इसकी भी हालत खराब है। तो न्यू एज कंपनीज यहाँ पर आपको क्रैक होती हुई दिख रही है। पेटीएम भी खराब है,
बट बाकी के हिसाब से नहीं। बाकी अगर आप देखें 5.5-6% नीचे ये बाकी 3 न्यू एज कंपनीज हैं। पेटीएम उसके मुकाबले देखेंगे तो कम गिरावट है, बट न्यू एज कंपनीज के स्टॉक्स में भी अनिल जी और बड़ी गिरावट इस समय आती हुई दिख रही है। और जोमेटो की तो बुरी पिटाई हो रही है सर, 60 रुपए का लेवल तोड़ा था, अब 56 के लेवल पर आपको आते हुए दिख रहा है, तो काफी बड़ी गिरावट हो रही है। नाइका ये लंबे समय बाद इस पर एक वीकनेस आ रही है। सचिन जी जरा नाइका का चार्ट देखें, एक क्विक व्यू इस पर भी दे दें। 1450 के नीचे आया इस समय। दीपांशु, यहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्रेकडाउन है मुझे लग रहा है। जिस तरीके से ओवरऑल ट्रेंड रही थी, ऑलरेडी एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस चल रही थी और उसमें से एक ब्रेकडाउन हुआ है, तो मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी डाउन साइड यहाँ पर ओपन हो रही है। जिस तरीके से फिलहाल डेटा है तो मुझे लग रहा है यहाँ से अभी भी लगभग 25 से 30% की डाउन साइड अवेलेबल है। सो डेफिनेटली अगर किसी की यहाँ पर पोजीशन अटकी हुई है तो एग्जिट की ही सलाह होगी। मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छे लेवल्स नीचे मिल सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्टॉक में बॉटम फिशिंग की रणनीति ना रखें। लगभग 1047, 1050 के आसपास के स्विंग्स बनने की प्रोबेबिलिटी भी हाई है, तो अवॉइड करना है। काफ़ी बड़े डाउन ट्रेंड में है एंड मुझे लग रहा है ये डाउन ट्रेंड अभी भी बरकरार रहनी चाहिए अगले कुछ महीनों के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय नाइका पर आती हुई दिख रही है। न्यूज़ एज आईपीओ से ढेर सारे ज़बरदस्त एक्शन में दिख रहे हैं, लेकिन हमारे दर्शक भी बड़े स्मार्ट एकदम। शैलेश त्रिवेदी साहब ने कहा संजीव कुमार की फिल्म की वो नया दिन नई रात नो रोल जी, उसमें संजय हिंदालकर साहब ने भी बोला। अच्छा, कुछ बोले गोविंदा की भी 10 रोल थे, हद कर दिया आपने। हद कर दिया आपने, हाँ। नहीं, अलग अलग गेटअप में आए होंगे, रोल 10 नहीं होंगे। हाँ, रोल नहीं थे, गेटअप में आने में रोल में बड़ा फर्क है। नहीं मतलब मदर भी होता, फादर भी होता, वो तो कोई जासूस वासूस टाइप बनते तो वो अलग अलग गेटअप, वो गेटअप में होना अलग बात है, 10 कैरेक्टर प्ले करना अलग बात है, दोनों में बड़ा फर्क है भाई। हाँ, ऐसा मतलब बार बार है ना, ऐसा मत करो अलग अलग ड्रेस पहनी उसको भी एक रोल मान लीजिए। और एक कमल हासन साहब ने भी किया दशावतार, हाँ वो हुआ होगा, वो ध्यान में नहीं। चलो बढ़िया है, ओके। तो ये है आपके लिए बंद करने का टाइम आ गया सर। शटर डाउन, इंतजार है बस। अब थोड़ा सा और 10-15 सेकंड का मामला देख लेते हैं सर। टॉप लूजर आपका रिलायंस है, नतीजों के बाद 4.5%, तो ऑफ कोर्स एक बड़ा कंट्रीब्यूटर। 100 पॉइंट की जो आप फॉल निफ्टी की देख रहे हैं, बड़ा योगदान इसका रिलायंस है, बट ब्रेथ काफी खराब थी। 15 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव, उसके सामने 35 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव थे। रिलायंस के अलावा इंडसइंड बैंक, एसबीआई। एक मिनट आशु सर, आपके लिए एक मैसेज आया है ट्विटर पे कि सब लोग आईटीसी का बड़ा मजाक उड़ा रहे थे जब नाइका लिस्ट हुआ था। कि क्या था वो, आपने भी ट्वीट डाला था, वो आई और क्या मेकअप करके चली गई और वो कुछ वो धुएं का पफ उड़ाता रह गया, ऐसा कुछ तो आया था ना, कुछ तो था यार। सब बोले लो अभी देखो किधर नाइका और किधर आईटीसी है। विशेष टिप्पणी आपकी बताएं सर। नहीं अनिल जी, आईटीसी तो मेरा मतलब इस वक्त फेवरेट है, आपको पता है। मैं उसको बोल रहा हूँ एचडीएफसी बैंक से, मेटल से, बैंक से, किसी के साथ सबसे सेफ स्टॉक ही अनिल जी इस वक्त आईटीसी है, और कोई स्टॉक नहीं है सेफ। तो मैं अनिल जी देखिए मार्केट में जैसे राकेश जी मैरिड टू पर्टिकुलर पैटर्न, आई एम नॉट मैरिड टू एनी पर्टिकुलर व्यू। अनिल जी जिस तरह का बाजार है उस तरह का बिहेव करना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी चीज है अनिल जी। किसी से कोई प्यार नहीं है, और ना आईडीएफसी बैंक या किसी और स्टॉक से मेरा कोई परमानेंट वो है। अगर भाव में दम दिखेगा तो अनिल जी हम उससे सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। वो ये जो अनिल जी स्टॉक है जो लोगों की वेल्थ इरोड करते हैं, मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है। आशु जी है एकदम परफॉर्मर के साथ रहने वाला है, हार्ड टास्क मास्टर। पता नहीं आशु जी जिनके बॉस होंगे नीचे वालों को क्या होगा, परफॉर्म करो, आइदर परफॉर्म और पेरिश, है ना। तो चलिए, अगर स्टॉक परफॉर्म करेगा तो आशु जी के रडार पे रहेगा, नहीं करेगा तो शॉर्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल। ओके, फाइनली सुमित जी आप ही के लिए 101 पॉइंट नीचे बंद हुआ है निफ्टी। देख लीजिए 101 पॉइंट का आंकड़ा आया है, एवरेज होकर थोड़ा प्रोविजनल क्लोजिंग होकर थोड़ा अलग आएगा, लेकिन 329 पॉइंट नीचे सेंसेक्स बंद हुआ है और 268 पॉइंट नीचे निफ्टी बंद हुआ है। ये आपके लिए इस वक्त पूरा का पूरा एक्शन क्लोजिंग पे। 101 पॉइंट नीचे जो निफ्टी था वो 109 हो गया, लेकिन चिंता की बात नहीं सुमित जी, आपका लिफाफा लेवल बरकरार है 16,301 वाला लेवल निफ्टी क्लोजिंग का। 54,470 पर बंद हुआ है सेंसेक्स और 34,275 पर समाप्ति की है आज की पारी की बैंक निफ्टी ने। सभी से विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, जय ठक्कर साहब, सचिन जी, किरण जी और आशु सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए क्लोजिंग शो में। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात, और तब तक मृत्युंजय है तैयार बताने के लिए कमोडिटी बाजार का एक्शन। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत।